So let's start lecture number 11 on Newton's laws of motion. So last lecture में हम लोगों ने देखा था we were studying the friction in stacked blocks and we are studying in connected bodies. तो हम लोगों ने देखा था we were studying the peculiar nature of our static friction in the cases that we have studied. तो आज का भी हमारा लेक्चर है we are in the first part we are going to study स्टैट ब्लॉक्स के ऊपर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन और विल सी के हाउ द नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग वेयर वी आर गोइंग टू कंसीडर द स्टैटिक फ्रिक्शन वेयर वी आर गोइंग टू कंसीडर द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ये देखेंगे. उसके बाद जो सेकेंड हाफ कुछ एक क्वेश्चन हम लोग कनेक्टेड बॉडीज़ के और देखेंगे और उसके बाद जो सेकेंड हाफ हमारा लेक्चर का होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि वी हैव सीन हमने देखा था कि इन द वॉकिंग फ्रिक्शन इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता. इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर internal forces only we could able to walk. So friction is one of the key component in your walking and we'll understand the concept analytically. ठीक है. How it is helping us, that is we are going to study in the second part of the lecture. ठीक है. So ये दोनों चीज़ें देखते हैं हम लोग. We'll start with certain more cases. कुछ और cases देखते हैं हम स्टैट ब्लॉक्स के और कनेक्टेड बॉडीज़ के पहले. ठीक है. So let's begin. So ये केस देखते हैं हम. पहले हम लोग देख रहे थे वी वर स्टडिंग के हमने जो पहले केसेस देखे थे उसमें हम लोग देख रहे थे जो ग्राउंड के साथ मेरा जो ब्लॉक रखा हुआ है ये हमारा स्मूथ है. अब क्या है हम लोगों ने दोनों में वी हैव मेड द बोथ द सर्फेसेस रफ. इसको भी रफ बना दिया मैंने, इसको भी रफ बना दिया. अब दोनों सर्फेसेस रफ होंगे तो वी हैव टू कंसीडर द क्वेश्चन, वी हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके. सो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स इधर से लग रही है मेरी एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि एफ मिनिमम कितना हो टू मूव एनी ब्लॉक और बोथ द ब्लॉक टुगेदर. ठीक है. पहले पार्ट में पूछा है कि एफ मिनिमम में कितना लगाऊँ कि या तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने लग जाएँ. दोनों ब्लॉक मूव करने का मतलब है ये एज अ इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए 2 और 4 के बीच में. एंड दिस एफ विल बी दिस कंप्लीट, अगर मैं इसको बॉडी मान लूँ तो एफ विल बी मेकिंग बोथ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर. तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे. ठीक है. तो बस यहाँ पे ये वाला अपोजिंग फ्रिक्शन आएगा बस यहाँ पे. ठीक है. एंड देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. सो वी कैन से देयर इज सम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 and 4 और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. बट हमारे को म्यू दोनों का सेम दे रखा है. सो सेकेंड में दे रखा है कि इफ़ एफ मिनिमम बता रहा टू मूव एनी ब्लॉक और बोथ द ब्लॉक्स टुगेदर, और या फिर एक ब्लॉक को इसको मूव कराने के लिए, ऊपर वाले को मूव कराने के लिए, ऑब्वियसली जो दोनों को एक साथ मूव कराने के लिए आई हैव टू चेक कि इनका टोटल का ये टोटल जो दोनों बॉडीज़ हैं ये कितना पुश कर रही हैं ग्राउंड पे और ग्राउंड के साथ इसकी रफनेस कितनी है. ठीक है. सेकंड में देखना है मेरे को कि ये जो बॉडी है ऊपर वाली कि इसको अगर मेरे को मूव कराना है ऊपर वाली बॉडी को केवल, क्योंकि हमने देखा ना कि एक ही ब्लॉक को मूव कराओ या दोनों, अगर एक ही ब्लॉक को अगर मैं ऊपर वाले को मूव कराने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे जो सरफेस है इसके और सरफेस के बीच में ये जो ब्लॉक है कितना पुश कर रहा है, प्लस आई हैव टू सी द रफनेस इन बिटवीन देम. ठीक है. वो मैक्सिमम कितना है. ठीक है. वी हैव टू सी द मैक्सिमम वैल्यू, कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में. ठीक है. अगर ऑब्वियसली कि अगर दोनों को साथ मूव कराने में मिनिमम आएगी या इसको मूव कराने में मिनिमम आएगी, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर. सेकेंड पार्ट में मेरे से पूछा है कि अगर मैं फोर्स 6 न्यूटन लगा दूँ तो मेरी एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की और दोनों ब्लॉक्स की फ्रिक्शन कैसी, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होगी. ठीक है. सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन दोनों की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. इफ दे बोथ मूव टुगेदर विद दिस 6 could able to make them move together. मल्टीपल केसेस आ सकते हैं ना कि 6 ने यहाँ पे इसको पुश कराया, इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगेगी, इसके आगे फ्रिक्शन लगेगी, या तो ये दोनों एक साथ मूव करा देंगे और ये जो आगे जो इस पर फ्रिक्शन लग रही होगी दैट विल ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड बोथ this F1 this F2. So F1 is greater than F2 also and then both the block may be move together. और सर्टेन केसेस में हो सकता है कि F2 ज़्यादा हो ये और F1 कम हो तो इसका एक्सेलरेशन कुछ आए और इसका एक्सेलरेशन कुछ आए. सो A1 विल बी डिफरेंट एंड A2 विल बी डिफरेंट. तो दोनों का एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंट. सो वी हैव टू एनालाइज दोज केसेस. ठीक है. सो दोनों को एनालाइज करना है हमें और फिर हमारे को वंस वी एनालाइज दैट कि दोनों एक साथ मूव करेंगे या सेपरेटली मूव करेंगे, देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी द फ्रिक्शन बिटवीन देम. ठीक है. सो नाउ लेट्स एनालाइज. सो सबसे पहले विल ड्रॉ FBD ऑन बोथ ऑफ देम. पहले 1 kg पे बनाते हैं. ठीक है. पहले 2 kg वाले पे बनाते हैं. तो 2 kg 2 mg ग्राउंड यहाँ से नॉर्मल मिल रहा होगा एंड इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव दिस डायरेक्शन. इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर आ रही होगी, सेम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ऊपर वाले पे इधर आ रही होगी और नीचे से बिकॉज इट इज़ नाउ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव दिस साइड, नीचे वाले ब्लॉक की 4 kg वाले की. सो इस पर फ्रिक्शन
जो ग्राउंड से मिल रही होगी दैट इज़ ऑन दिस साइड, ठीक है। और इस पे जो नीचे वाले पे वर्टिकल आ रही होगी, तो ऊपर से नॉर्मल आ रहा होगा, एक अपना मास आ रहा है और एक ग्राउंड से इसको जो नॉर्मल मिल रहा होगा, ठीक है। सो जो ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा होगा, जो मेरा F2 लिमिटिंग होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉर्मल इट इज़ गेटिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल होगा, दिस F1 विल बी F1 लिमिटिंग विल बी के यहाँ से जो मेरा नॉर्मल आ रहा होगा इनटू दिस टाइम्स ऑफ जो इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। सो पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम दोनों के बीच में, क्योंकि फोर्स को मूव कराने के लिए मेरे को एक ही ब्लॉक को मूव कराने के लिए एक को या दोनों को आई हैव टू सी कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम होना चाहिए ना, या तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम हो या यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम हो, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन बोथ द सर्फेसेस। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने देखा था कि इट इज़ अ मैक्सिमम और द पोटेंशियल ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इट इज़ हैविंग, सो इट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस, बट it can only provide as the amount required. सपोज इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर 100 न्यूटन का है और रिक्वायर्ड अगर दोनों के बीच में 20 न्यूटन है, तो देन इट विल एडजस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ एंड मेक इट टू 20 ओनली, ठीक है। सो दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। सो F1 इसके बीच में मैक्सिमम मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, μ2 दिस, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू इट्स n इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2g, ठीक है। ये मेरा 4 न्यूटन आ गया। नाउ F2 के बीच में देखते हैं, ये वाला F2 के इस वाले ग्राउंड में व्हाट इज़ माय लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, μ1 इनटू जो ये ग्राउंड से इसको टोटल जो हाउ मच दिस ब्लॉक इज पुशिंग द ग्राउंड, इस ब्लॉक को पुशिंग ग्राउंड के लिए वी हैव टू सी कि इसका मास हो जाएगा प्लस ऊपर से जो नॉर्मल लग रहा होगा, वी ऐड देम एंड टोटल वैल्यू इट इज़ कमिंग ऑफ फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन। सो मेरे को अगर दोनों ब्लॉक को मूव कराना है तो मेरे को ये ग्राउंड वाले को ओवरकम करना पड़ेगा, देन आई हैव टू अप्लाई 6 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अगर मेरे को सिंपल ऊपर वाले को अगर मेरा मूव कर जाए, सो आई नीड जस्ट 4 न्यूटन फोर्स। अगर मैं 4 न्यूटन फोर्स लगा दूँ तो ऊपर वाला मूव करने लग जाएगा, नीचे ऊपर वाले की जो मैक्सिमम मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ओवरकम हो जाएगी, तो ऊपर वाला मूव करने लग जाएगा। तो मेरे से यही पूछा है कि F मिनिमम बताने टू मूव एनी ब्लॉक मूव, ठीक है। एनी ब्लॉक का मतलब है ऊपर वाला पहले मूव करना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा 4 न्यूटन मिनिमम चाहिए टू मेक द 2 kg ब्लॉक। सो नाउ 2 kg ब्लॉक इज स्लिपिंग ऑन द 4 kg ब्लॉक, ठीक है। नाउ सेकंड केस में कह रहा है अगर मेरा फोर्स मेरा 6 न्यूटन हो जाए, ठीक है। नाउ माई फोर्स इज 6 न्यूटन। सो 6 न्यूटन का मतलब हो गया कि 6 न्यूटन का मतलब हो गया कि नाउ this upper block will be moving with some acceleration. So what will be the acceleration on this? So let us see from this FVD. So 2 kg will move, ठीक है, because now maximum कितना था मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन, नाउ मैं 6 न्यूटन लगा रहा हूँ ऊपर वाले पे, इट इज़ मोर, सो इट विल नाउ स्टार्ट इट मूविंग। सो कैसे मूव करेगा इसका, सो दिस विल बी F माइनस F1, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी एक्सलेशन हो जाएगी ma1, ठीक है। तो F माइनस F इंटू ma1, यहाँ से a1 निकल गया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग देखते हैं नीचे वाले ब्लॉक को। नीचे वाले ब्लॉक के लिए टू चेक द नीचे वाले ब्लॉक का देखना है, नीचे वाला ब्लॉक वेदर इट इज़ गोइंग टू मूव और नॉट, बिकॉज नाउ माई फ्रिक्शन हेयर इज़ 4 न्यूटन, ठीक है, एंड बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी यहाँ पे 4 न्यूटन की, एंड इट इज़ स्लाइडिंग ऑन ये दोनों, ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है 2 kg वाला, इट इज स्लाइडिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मेरी 4 न्यूटन आ गई। सेम वे से 4 kg वाले ब्लॉक पे मेरी फ्रिक्शन आ जाएगी, माई फ्रिक्शन विल बी 4 न्यूटन यहाँ पे आ गई, ठीक है। नाउ दिस ब्लॉक, इसको मूव कराने के लिए, इस ब्लॉक को मूव कराने, दिस इज माई फॉरवर्ड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक F1 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो नाउ 4 न्यूटन से, और दिस 4 न्यूटन इज लेस देन द लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स क्या है इस पर, जो ग्राउंड पे इसको मूव कराने के लिए नीचे वाले के लिए लिमिटिंग फोर्स मेरी कितनी है, 6 न्यूटन, ठीक है। सो नाउ 4 न्यूटन इज लेस देन 6 न्यूटन, तो नीचे वाला ब्लॉक नहीं मूव करेगा, देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, so A2 will be 0, A1 will only slide when we have a 6 Newton force, ठीक है। So A1 will not slide when we have a 6 Newton force, got it। So again I am explaining कि नीचे वाला ब्लॉक है, ये जब ऊपर वाले ब्लॉक में मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगाया तो इट इज स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन दिस वन, और इस पर मैक्सिमम मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट इज माई 4 न्यूटन, तो ये सिर्फ 4 न्यूटन विल बी द फॉरवर्ड फोर्स हेयर, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक पे F1 सेम आ जाएगा, दैट इज 4 न्यूटन। सो दिस इज माई फॉरवर्ड फोर्स ऑन द 4 न्यूटन। बैकवर्ड में मेरे पास जो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन है, टोटल फ्रिक्शन विल बी, what will be my total friction? Total friction is nothing but to move this block, limiting friction is 6 Newton, this 6 Newton. So now 4 Newton is less than 6 Newton, so नीचे वाला block मेरा will not move. So this 4 kg block
विल नॉट मूव, विल नॉट मूव, ठीक है, अब ये मूव नहीं करेगा. सो नाउ व्हाट विल बी द फ्रिक्शन ऑन दिस, इट विल बी व्हाट विल द फ्रिक्शन 4 ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगी. ड्राइविंग फोर्स कितना है यहाँ पे 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में. सो नाउ फ्रिक्शन विल बी हेयर इट्स 4 न्यूटन. सो फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक विल ऑल्सो बी 4 न्यूटन. से एक नीचे वाले ब्लॉक पे इधर भी F1 भी 4 आ रहा होगा और इधर भी इस पर 4 आ रहा होगा, बिकॉज आई कैन नॉट ये नीचे वाला ब्लॉक जब मूव नहीं कर रहा, सो आई हैव टू टेक द स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू माई ड्राइविंग फोर्स कितनी है 4 न्यूटन, राइट. सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज देयर. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को यहाँ पे कि दोनों ऊपर वाले ब्लॉक पे ही फोर्स है, नीचे वाले ब्लॉक पे ही फोर्स है. ठीक है, ऊपर है मेरा नीचे ब्लॉक है 3 kg, ऊपर का ब्लॉक है 2 kg, और ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के सरफेस के बीच में 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ग्राउंड के और 3 kg के बीच में 0.1 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. मेरे को बताना है कि A1 A2 दोनों का एक्सीलरेशन, एंड आई हैव टू टेल द फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस. ठीक है, सो पहले जो अप्रोच होती है हमारी, वील ऑलवेज हैव टू फाइंड द कि इस पर मैक्सिमम कितना लिमिटिंग फोर्स आ रहा है मेरा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी कि मैक्सिमम कितना लिमिटिंग फोर्स है इस दोनों सारे सर्फेसेस पे. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट वी हैव टू डू. सो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हैं, बिकॉज माई म्यू इज सेम फॉर काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. सो आई कैन से तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ माई काइनेटिक फ्रिक्शन. सो दैट इज इक्वल टू माई मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू माई काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली. कि जैसी मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच कर दी, सो द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग, सो दैट विल बिकम अ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसके केस में निकालते हैं टू वाले में, तो दैट विल बी म्यू इंटू एन. एन कितना होगा, जो ये 2 kg बस पुश कर रहा है. ठीक है, 2 kg म्यू टू इज 0.2 इंटू 2 इंटू mg 2 mg, सो इट इज़ 4 न्यूटन. अब हम देखते हैं कि इस वाले सरफेस पे कितना मेरा फ्रिक्शन है, इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इस वाले सरफेस पे. तो नाउ आई हैव टू टेक द नॉर्मल आई हैव टू कंसीडर बोथ द वेट्स, बिकॉज बोथ द वेट्स आर पुशिंग इट डाउन, एंड प्लस FBD ऑल्सो यू कैन डू. सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा μ1, इसका नॉर्मल जो ऊपर से लग रहा होगा प्लस इसका जो अपना वेट होगा, इससे जो नॉर्मल आ रहा होगा ग्राउंड का, टोटल आएगा इसका वेट प्लस जो ऊपर से नॉर्मल आ रहा होगा, दैट इज n प्लस 3g. ठीक है, इसका अपना वेट और ऊपर से जो नॉर्मल आ रहा होगा, n क्या है मेरा 2g, n इज इक्वल टू 2g. सो टोटल आ गया m प्लस m 5g का से मेरा आ गया यहाँ पे टोटल मेरा फ्रिक्शन आ गई सेकेंड जो ग्राउंड और 3 kg ब्लॉक के बीच में 5 न्यूटन. ठीक है, नाउ जब भी हमारे को ऐसे दिया होता है, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट के कंसिडर दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. ठीक है, वी विल सी दिस थिंग के बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. दोनों ब्लॉक को मूव कराना है, दैट मीन्स इट विल ओवरकम दिस फ्रिक्शन. ये ग्राउंड के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगी दोनों ब्लॉक की, वो इसको ओवरकम कर देगा. जो टोटल ड्राइविंग फोर्स कितनी है मेरी 10+5 इज़ माई टोटल ड्राइविंग फोर्स FD. ठीक है, और टोटल इसको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, दिस वन, ये जो इस वाले सरफेस से. ठीक है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग, दैट मीन्स देर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन देम. ठीक है, देर इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड देर इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम. हेयर FK विल बी देयर, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी देयर. So now we'll consider the first case, consider both the blocks move together. ठीक है, that is with the acceleration A. So now my driving force is nothing but this 15, और मेरी resistance force is this one only. ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे जो होगी that is 5, that we have calculated here 5. So इसके बेसिस में मेरी acceleration आ गई मेरी 15 - 5 डिवाइडेड बाय दोनों का मास, it is nothing but my 5, it is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई दोनों ब्लॉक की. अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस 5 जो फोर्स है प्लस जो फ्रिक्शन है मेरा जो लगेगा, ये दोनों मूव करा पाएंगे इसको ऊपर वाले को 2 मीटर पर सेकेंड से. दैट वी हैव टू चेक कि दिस 5 प्लस जो फ्रिक्शन आएगा इन दोनों, इसके जो रिलेटिव फ्रिक्शन आ रहा होगा, वो दोनों मिलके इसको 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे. अगर वो नहीं करा पा रहे होंगे, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम. ठीक है, सो नाउ विल सी कि मेरा ऊपर वाला ब्लॉक लिया मैंने. ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक पे अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगा दी, तो दोनों फोर्स मेरी ऐड हो जाएंगी. ठीक है, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इन दैट केस द एक्सेलरेशन कुड बी इजीली अचीव्ड टू. बट नाउ वी आर कंसिडरिंग कि ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, दिस ब्लॉक इज मूविंग. इस पे जो फ्रिक्शन आएगी, रिलेटिव मोशन अगर हम देखें तो इस पर आएगा पीछे साइड में फ्रिक्शन. ऊपर वाले ब्लॉक में अगर मैं देखूँ, इस पर मैं 10 से मूव कर रहा हूँ, इस पर फ्रिक्शन आ गया पीछे बिकॉज रिलेटिव मोशन. ऊपर वाले ब्लॉक पे आ गया मेरा
इफ़ आई टेक इट इन द फ्रंट, ठीक है, अगर मैं इसको आगे की साइड में ले लेता हूँ तो 5 प्लस जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे रिलेटिव मोशन के बीच में, इफ़ आई टेक इट, सो इट कैन मेक द वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड ईजिली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इट कैन मेक द वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड. बट आई हैव टू कंसीडर द वर्स्ट केस सिनारियो कि अगर इफ़ आई कंसीडर दिस ब्लॉक इज मूविंग स्लाइडिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 5 इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड. सपोज मोशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक इज दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे आएगा, नीचे वाले पे आगे आएगा फ्रिक्शन, ठीक है. सो नाउ लेट अस कंसीडर द वर्स्ट केस सिनारियो कि फ्रिक्शन इस पे पीछे है एंड 5 न्यूटन का फोर्स आगे है. तो इसकी वजह से द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ 5 kg, फ्रिक्शन विल बी कमिंग अप हेयर. सो नाउ विल कंसिडर दिस कि फोर्स आगे है, फ्रिक्शन इज देयर विच इज़ माई स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कि अगर ये वाली फ्रिक्शन मेरी इफ इट्स कमिंग मोर देन माई स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आप क्या निकाली यहाँ पे 4, जो इस सरफेस के बीच में मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है 4. अगर ये जो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, ठीक है, अगर मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, देन आई कैन से कि माई ब्लॉक विल नॉट बी stationary, it will be sliding on this 3 kg block that we have to take. Okay, so let's start our analysis here in this FVD. So f minus f2, so its direction में it is moving with acceleration क्या है मेरी 2, so 2 kg का mass 2, so f minus f into 4. so यहाँ से मेरा f2 की वैल्यू हो गई 1, since this friction is between 2 3 is less than my limiting friction, ठीक है, इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन आ गई 1, इन दोनों के फ्रिक्शन बीच की फ्रिक्शन 1 आ गई विच इज़ लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इट इज लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो आई कैन से yes, so since this friction is between them is less than 4 limiting friction between these two blocks जो हमने देखी थी इन दोनों blocks के बीच में, which is what, this is 4 Newton limiting friction हमारी इससे कम है. so I can say कि ये दोनों block they will be stationary, there will not be any slide between them, so both the blocks move together with same acceleration 2 meter per second. now इस पे जो friction आएगी, what is the value of friction, that is 1, ठीक है. so इन दोनों के बीच में जो friction आ गई वो आ गई 1, ठीक है, और नीचे और इसके बीच में फ्रिक्शन आ गई, इट इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन हेयर, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगी दैट इज़ माई स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर एंड वी हैव फाइंड आउट कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रही है जो मेरी आ रही है विद दिस FVD दैट वी हैव सीन कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रही है विच इज़ लेसर देन, यहाँ पे जो FS आ रहा है विच इज़ लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन F लिमिटिंग जो कि मेरी 4 है और यहाँ पे मेरी 1 आ रही है, ठीक है. सो आई कैन से दिस 2 kg ब्लॉक इज स्टेशनरी, इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग. ओके, सो फाइनल मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा दोनों ब्लॉक मेरा 2 kg से मूव कर रहे होंगे, वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन आएगी दैट इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन इज़ 5 न्यूटन, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी दैट इज़ मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट वैल्यू इज़ 1 न्यूटन. तो नीचे वाली जो होगी दैट इज़ माई लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रही होगी यहाँ पे मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही होगी, ठीक है, लिमिटिंग, और आई कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेपरेट नहीं दे रखा है स्टैटिक और काइनेटिक का, ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट केस में क्या है, मेरा इंक्लाइन प्लेन के साथ है ये ना अब. सो इंक्लाइन प्लेन है विच इज़ एट एन एंगल थीटा, और एक उस पर ये ऐसे प्लैंक रखा हुआ है और उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m kg. अब मेरे से पूछा है कि थीटा बताना है कि देयर इज़ नो स्लाइडिंग बिटवीन A and B, that theta we have to find out, okay, and there is no sliding between A and B, okay. so if there is no sliding between A and B then both will be moving down with g sin theta only, ठीक है, दोनों के सेम g sin theta से मूव डाउन कर रहे होंगे. अगर स्लाइडिंग हो रही होती तो m would be moving up here, m यहाँ पे मूव कर रहा होता तो m की 2 एक्सेलेरेशन आ जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है. सो इसकी रिलेटिव एक्सेलेरेशन समवेयर हेयर आती फिर, ठीक है. तो नाउ इट इज सेइंग देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन A and B, so A is stationary with respect to B, ठीक है, is stationary with respect to B, so we can say कि like B is coming down also here, so M is also coming down like this only, ठीक है. so there is no slide, both come down with the same acceleration, and the friction between इन दोनों के बीच में जो friction होगी that is static friction. We don't know the value of that friction, we have to find out there, but there will be a static friction, ठीक है. so now I have been asked कि थीटा निकालना है मेरा कि there will be no sliding between A and B, A और B के बीच में कोई स्लाइड नहीं होनी चाहिए, that theta we have to find out, ठीक है. सो लेट्स सी के वाई व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन A and B. सो जब मेरा B नीचे आ रहा होगा यहाँ पे, सो B नीचे आ रहा होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट A g sin थीटा से, ठीक है, दैट इज़ g sin थीटा अपने बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ टोटल जो दोनों का मास होगा और इनटू देयर
सो इसका जो टोटल होगा नीचे आने का, सो वी कैन से इट एज अ सिस्टम, तो यहाँ पे होगा m प्लस एम जी, ठीक है. इफ़ आई ब्रेक इट डाउन इट विल कमिंग डाउन m प्लस m इंटू जी साइन थीटा. सो दिस इज माई जी साइन थीटा विल बी द एक्सेलेरेशन कमिंग डाउनवर्ड, ठीक है. ये एक्सेलेरेशन मेरी हो जाएगी. सो नाउ आई कैन से कि इफ़ आई कंसिडर दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, सो आई हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स हेयर. स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगेगी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज m into a. a is nothing but my g sin theta, ठीक है. सो दैट व्हाट pseudo force we have to apply it here, m into a. इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ma cos theta और ma sin theta. अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, इट विल ट्राई टू पुश दिस ब्लॉक इन दिस साइड, ठीक है. अब इस ब्लॉक को रोकने के लिए ही देर इज अ फ्रिक्शन कमिंग इन, अदरवाइज दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू इक्वेट कि दिस स्यूडो फोर्स शुड बी लेस देन दिस. ये जो ma cos theta है, अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू सी के इट इज़ लेस, मैक्सिमम केस कितना आएगा इसका, मैक्सिमम केस इज में लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी इसका, म्यू टाइम्स इन दोनों सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ n, ठीक है. म्यू टाइम्स ऑफ n, ये n कितना पुश कर रहा होगा, म्यू टाइम्स ऑफ n होगा. और माई लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मेरी ड्राइविंग फोर्स होगी दैट शुड बी लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, इस वाले केस में. सो यहाँ पे मेरा n कितना हो जाएगा, सो एम जी इस पे एम जी डाउनवर्ड, n इस पे ऊपर आ रहा होगा, और इसके जो m का कंपोनेंट आ रहा होगा ma cos sin theta, दैट इज रिड्यूसिंग डाउन माई नॉर्मल कंपोनेंट. सो नॉर्मल कंपोनेंट इज माई एम जी माइनस ma sin theta बिकॉज दिस कंपोनेंट इज ऑलसो कमिंग इन विच इज़ रिड्यूसिंग माई नॉर्मल. और जो मेरी ड्राइविंग फोर्स आ रही है, जो मेरी f है यहाँ पे, so this should be equal to this because the block is stationary. So x side में fx is in equilibrium because it's been given there is a no sliding between a and b के बीच में कोई sliding नहीं है. So f is equal to ma cos theta, ये f is equal to ma cos theta हो गया. यहाँ पे नेक्स्ट इज माई देर इज़ नो स्लाइड बिटवीन एम, इन दोनों के बीच में स्लाइड नहीं है. सो दैट मीन्स कि जो मेरी फ्रिक्शन है दैट वैल्यू, द फ्रिक्शन की ये जो वैल्यू है दैट शुड बी लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स एम. सो नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ एफ हेयर. एफ की वैल्यू कितनी है, एम ए कॉस थीटा. मैंने एफ की वैल्यू डाल दिया एम ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू शेल बी लेसर देन म्यू इंटू एन. और म्यू एन कितना है मेरा, एन इज वी हैव कैलकुलेटेड इट हेयर, इट इज़ mg minus ma sin theta. So now I put the value of ns mg minus ma sin theta, and in the next calculate, I just cancel this m and I rearrange the value. यहाँ से if I rearrange the value and I put the value of a as g sin theta because it is coming down, I just put the value of a as g sin theta and there is no friction between them, so only driving force is g sin theta, ठीक है. So only acceleration will be this डायरेक्शन जी साइन थीटा. सो यहाँ पे से मैंने एक ही वैल्यू जी साइन थीटा डाल दी. सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ कम एंड आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन आई गॉट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एज म्यू. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि किस थीटा पे देयर विल बी नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी. सो विल सी दिस ब्लॉक कंसिडरिंग सिटिंग अप हेयर. तो इस पर स्यूडो फोर्स आएगी, स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी बिकॉज द होल सिस्टम इज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद जी साइन थीटा. तो इस पर स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी एंड स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में. ऊपर वाला कंपोनेंट तो बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट तो ऊपर तो उड़ेगा नहीं है, तो इस डायरेक्शन में देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव, ठीक है. इस डायरेक्शन में स्मॉल एम वाले ब्लॉक की टेंडेंसी है मूव करने की. अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो देयर शुड बी अ फ्रिक्शन इन दिस साइड टू मेक द ब्लॉक स्टेशनरी. देयर शुड नॉट बी एनी स्लाइडिंग. दैट इज व्हाट आवर कॉन्सेप्ट हियर. ओके, राइट. सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कनेक्टेड बॉडीज. We'll see the next question. So next question में मेरे को दे रखा है कि this surface is smooth, ये वाला ग्राउंड और सी के बीच में, और ये surface these are not smooth, there is a mu between them, और there is a capital M, small m is the capital M is greater than small m, ठीक है. So there is a tendency of this is moving down, this is moving up, and it's been given I have to find out the value of a minimum कि इसको मैं कितना a minimum पुश करूँ कि दोनों ब्लॉक मेरे स्टेशनरी रहें. there should not be any relative motion between this C block and these two blocks. So these two block will be stationary with respect to C. Okay, so स्टेशनरी का मतलब है कि मिनिमम मैक्सिमम कितना, मिनिमम m का मतलब है कि कितना स्लो इसको, नेचुरल टेंडेंसी क्या है इसकी, नीचे आने की टेंडेंसी क्या है इसकी, ठीक है. सो इट विल कम डाउन नॉर्मल केस में, ठीक है. अब मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में मूव करूँगा जिसकी वजह से देर विल बी ए नॉर्मल डेवलप्ड, ठीक है. ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो देर विल बी इसके ऊपर आएगी, दैट इज़ माई एम ए स्यूडो फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है. इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स आएगी जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल बढ़ेगा.
नॉर्मल बढ़ेगा, दैट मीन्स मेरी जो ये फ्रिक्शन होगी ना इन दोनों के बीच में, दैट फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो दैट फ्रिक्शन इज गोइंग टू स्टॉप दिस एम, दैट फ्रिक्शन इज ओनली गोइंग टू स्टॉप दिस एम। तो अगर मेरी एम की बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाए, मैं अगर एम की यहाँ पे, दैट्स वाई इट्स बीन आस्क्ड मिनिमम वैल्यू, अगर मैं एक्स की अगर इस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स बढ़ जाएगी तो मेरा नॉर्मल बढ़ जाएगा तो मेरा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे नहीं गिरेगा। तो मेरे को वो मिनिमम वैल्यू बतानी है कितना मैं इसको स्लो मूव कराऊँ कि दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट फॉलिंग डाउन, दे बोथ विल बी ये ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन होगा तो ये ऊपर जाएगा। सो बोथ एम एंड एम विल बी ऑन द वर्ज ऑफ फॉल, ठीक है। वो मिनिमम वैल्यू बतानी है मेरे को। यू अंडरस्टूड ना। यहाँ पे एम ए से अगर मैंने मूव कराया तो इसके ऊपर सीडो फोर्स आई एम इंटू ए, और जिस सीडो फोर्स की वजह से इस पर जो नॉर्मल यहाँ से आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस सीडो फोर्स। तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा इन सरफेस के बीच में। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। So now we'll analyze with respect to C. So we'll sit on C, analyze the motion of A and B. ठीक है। So with respect to C, both of them are in equilibrium with respect to C. So fx is equal to 0, fy is equal to 0 for both m and कैपिटल M. Now दोनों के FBD बनाते हैं। पहले कैपिटल M का बनाते हैं, पहले अपना मेजर मास ले लेते हैं, मास नीचे ग्रेविटी mg, ठीक है। और पहले इस पर सीडो फोर्स लगाते हैं, सीडो फोर्स विल बी एम ए इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मल इसको जो वॉल सी ब्लॉक से मिल रहा होगा N2 एंड नॉर्मल एक मिल रहा होगा इसको स्मॉल वाले ब्लॉक से, दैट इज वी कैन से N1, ठीक है। और एक टेंशन ऊपर होगी और इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है। सो इसको स्टॉप करने के लिए देयर विल बी फ्रिक्शन अप और there is a friction from here. So both the side there will be a different friction. This friction will be because of कि ये कितना पुश इधर कर रहा होगा, एंड हेयर फ्रिक्शन विल बी कि ये वाला इस पे कितना, ये m जो है इस पे कितना पुश कर रहा होगा स्मॉल m पे, उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दो टू फ्रिक्शन विल बी देयर, बोथ द फ्रिक्शन विल बी वी हैव टू कंसिडर। सो इस वाले में तो m की टेंडेंसी क्या है मेरी, नीचे मूव करने की। सो दिस फ्रिक्शन, ये वाला जो है इसको स्टॉप करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो फ्रिक्शन होगा इसको स्टॉप करेगा इस डायरेक्शन में। सो दैट इज म्यू n1 म्यू n2। वाई वी हैव रिटन एट डाउन, it is a limiting value we have written. Limiting value why we have written, because we have to find out the minimum value of acceleration. Minimum value of acceleration के लिए it is on the verge of falling down only, ठीक है। तो that's why we are considering friction here as the limiting friction. We are not considering as a static friction, we are considering the limiting friction कि maximum value of friction पहुंच चुकी है, बस इससे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो मेरा इससे अगर मैंने कम अगर मैंने ए कर दिया तो मेरा नीचे गिर जाएगा ब्लॉक, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर कंसिडर हियर द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल दैट वी हैव सीन, एंड यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल। ये मेरा सूडो फोर्स आ गया और एक ऊपर ये टेंशन आ गई मेरी, ठीक है। सो ये मेरे कैपिटल एम के फोर्सेस हो गए। अब स्मॉल एम पे देखते हैं क्या क्या फोर्सेस है। एक तो सूडो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही होगी ये, ठीक है, इस पर, और इस पर टेंशन ऊपर आ रही होगी एम जी नीचे, और इस पर क्या है, ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है इसकी एम वाले ब्लॉक की। सो इस पर फ्रिक्शन नीचे आ रही होगी, और यहाँ से भी देख सकते हैं जब इस पर फ्रिक्शन ऊपर लग रही होगी तो इस पर नीचे लग रही होगी, ठीक है। सो इस पर म्यू n1 सेम नीचे आ गई, एंड देयर इज़ अ नॉर्मल कमिंग इन फ्रॉम कैपिटल एम ऑन दिस, और ये एक सूडो फोर्स आ गई, ठीक है। ये दोनों हमारी, वी हैव कंसीडर ऑल द फोर्सेस ऑन द स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम पे देखते हैं। स्मॉल एम पे माई टेंशन विल बी म्यू n1 प्लस mg, ये मेरा एक इक्वेशन आ गई, और यहाँ से मेरा n1 आ गया इज़ नथिंग बट इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, n1 ma के बराबर आ गया यहाँ पे, एंड टेंशन ये आ गई। अब कैपिटल एम पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कैपिटल एम पे मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, t प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों जो है इट विल बी इक्वल टू दिस mg, ठीक है। ये तीनों फोर्सेज इक्वल टू mg। और इस डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे इट विल बी n2 इज इक्वल टू एम ए प्लस n1, n2 इज इक्वल टू एम ए प्लस n1। n1 की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से डाल दी, तो यहाँ पे हो गया n2 विल बी m प्लस m इंटू ए, दैट हैज़ बिकम n2। नाउ n2 आई जस्ट पुट इट हेयर, m प्लस 1 m प्लस m इंटू ए। यहाँ पे मैंने आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n2 हेयर, और n1 की भी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। यहाँ से आई कुड एबल टू फाइंड आउट ओनली वन वेरिएबल इज देयर, t बचा, बिकॉज यहाँ से मेरा ये आ गया ma, यहाँ से मैंने ma उठा के डाल दिया n1 की वैल्यू, और n2 की वैल्यू मैंने उठा के ये डाल दी, ठीक है। आई रीअरेंज देम एंड हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन ऑल्सो। यू कैन पुट दिस वन, टेंशन की वैल्यू भी आप म्यू n1 डाल दो, और n1 की वैल्यू ma डाल दो, और यहाँ से टेंशन हो जाएगा आपका म्यू इंटू ma प्लस mg, ठीक है। ये वाली वैल्यू टेंशन की डाल दो। सो सारी वैल्यूज़ डाल के एंड यू रीअरेंज देम एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, और ये एक्सेलेरेशन विल बी द ए मिनिमम होगी। वी हैव सीन व्हाई इट विल बी द मिनिमम, वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बी मिनिमम, that is at this a and b m and m will be on the verge of falling down.
इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली माई स्यूडो फोर्स विल इंक्रीज, स्यूडो फोर्स इंक्रीज करेगा तो मेरा नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली नहीं गिरेंगे, ठीक है, राइट. सो नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड बॉडी मोशन का क्वेश्चन है. तो इसमें भी हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि एक बड़ा वाला ब्लॉक दे रखा है और एक स्मॉल ब्लॉक है. इस पर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ एंड देर इज़ अ म्यू हेयर. दोनों साइड में रफ सरफेस है मेरा, ये भी रफ सरफेस है, दिस ऑल्सो इज़ अ रफ सरफेस. तो दोनों में मेरा म्यू है, ठीक है, दोनों में कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है. अब मेरे को इट इज़ मूविंग विद ए एक्सेलेरेशन, इज मूविंग विद ए एक्सेलेरेशन, और मेरे को निकालनी है वैल्यू ऑफ म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग. सो सेम जैसे हम पिछले वाले केस में किया था, वी कैन कंसिडर विद द सेम मैनर. तो ये वाला भी इसका टेंडेंसी क्या है, नीचे मूव डाउन करने की, नीचे, एंड द फ्रिक्शन विल बी ऑन नेट अबव, और इस पर फ्रिक्शन नीचे वाले पे नीचे आ जाएगी, ठीक है. और अब ये वाला स्टेशनरी कैसे रहेगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद ए. सो यहाँ पे क्या होगा ना इसका, इट इज़, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस बड़े वाले मास के ऊपर से बैठ के देखूँ तो इसका क्या है, स्यूडो फोर्स आ जाएगी किधर, स्यूडो फोर्स विल बी दिस डायरेक्शन एम ए, ठीक है, एम इंटू ए. अब ये जो एम ए आएगी, इट इज़ गोइंग टू पुश इट अगेंस्ट दिस मास विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द नॉर्मल इंक्रीज होगा. व्हाट इट्स गोइंग टू इंक्रीज, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन म्यू एन वन, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द फॉलिंग डाउन कब होगा. सो दैट इज वी हैव टू कंसिडर द लिमिटिंग वैल्यू में मेरा नॉर्मल आता है. दिस नॉर्मल इज डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सेलरेशन. जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना नॉर्मल बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इन फ्रिक्शन इट इज़ नॉट लेटिंग इट फॉल, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इन फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू, this block is not falling down because this friction is upward and this downward. So this mg is been settled by this friction. So that is what it is happening here. Now we will see the FBD of both of them, ठीक है. So now we consider the small one लेते हैं m. we are considering it, we can consider with respect to block m, and with respect to, अगर मैं block m के consider में करूँगा, we have to consider the pseudo force. अगर मैं ground के respect में देखूँगा block को, दोनों blocks को, तो ground के respect में मेरे को ये वाला block भी a से move करता दिखेगा, और ये वाला तो a से move कर रहा है, ये small वाला भी a से move करता हुआ दिखेगा, if I am seeing it from the ground respect, ठीक है. अदरवाइज अगर a से move नहीं करेगा, so इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं रहेगा एंड इट विल फॉल, ठीक है. सो इट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है. सो अब m को देखते हैं. सो वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द ग्राउंड. यू कैन डू इट बोथ द वेज, कि अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा सो इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन a, ठीक है, इस सेम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा जितनी इसकी एक्सेलरेशन है, बिकॉज इट इज़ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है. सो नाउ ब्लॉक m लिया, सो ब्लॉक m पे इट इज़ अ नॉर्मल कमिंग in this direction, and this normal, because of this normal only it is getting this acceleration. और इसकी टेंडेंसी नीचे mg की वजह से डाउनवर्ड फॉल करने की है, फ्रिक्शन इस पे ऊपर आ गई, सेम फ्रिक्शन मेरे बड़े वाले ब्लॉक पे नीचे आ जाएगी, सेम फ्रिक्शन, ठीक है. इस पे n इधर लग रहा है तो इस पे नॉर्मल मेरा, बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्लॉक, बिग ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा. इस पर फोर्स इधर आ रहा है. अब नीचे देखते हैं, इस पर ग्राउंड से नॉर्मल एन डैश मिल रहा है, और ग्राउंड से अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो विल बी हैविंग द फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ डैश. और यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन. ऑलरेडी देयर इज एन एक्सेलरेशन, मोशन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी. यहाँ पे फुल वैल्यू लिखेंगे हम, म्यू एन डैश, ठीक है, पूरी वैल्यू आएगी, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे ऑल्दो देयर विल बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट वी आर गिवन के देयर इज नो स्लिपिंग, वी हैव टू फाइंड आउट. सो देयर शुड बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस टाइप. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी लेसर देन माई म्यू टाइम्स ऑफ इन दोनों के बीच में जो है मेरा n, दिस n. सो जहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा दैट इज लेसर देन दिस, बट यहाँ पे इट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वी कैन पुट एफ डैश इज इक्वल टू म्यू इनटू एन डैश, ठीक है, ये वाला n, ओके. सो नाउ वी विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑन दिस, ठीक है. पहले पे लगा दिया हमने, n इज नथिंग बट दिस n इज helping it pushing only, so n is equal to ma, and in this direction और वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो f is equal to my mg, ठीक है. नाउ इसको कंसिडर करते हैं, विल कंसिडर इट फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में देखते हैं इसमें. सो f माइनस दिस अपोजिट डायरेक्शन माइनस f, और इधर माइनस n, ठीक है. f इस डायरेक्शन में f माइनस f n माइनस n इज इक्वल टू माई ma, ठीक है, कैपिटल M A. अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा है, इसको पहले मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से n की वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार के डाल दी, ma डाल दी यहाँ पे. सो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो f माइनस एफ आ गया मेरा.
एम प्लस एम इंटू ए। अब एंड ये देखते हैं एन डैश कितना है मेरा, एम जी प्लस दिस फ्रिक्शन। सो एम जी प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से डाल दी एम जी। सो मेरा एन डैश आ गया यहाँ पे एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है, एन डैश आ गया और दिस इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ एन डैश यहाँ पे वी जस्ट हैव टू एम प्लस एम जी, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एन हेयर, यहाँ से निकाल के हमने डाल दी थी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द मोशन बिटवीन वी हैव सीन कि यहाँ पे जो मेरा जो फ्रिक्शन होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज़ बिकॉज द मोशन इज हैपनिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड एम। सो दिस विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन वी आर गोइंग टू टेक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो म्यू डैश एन, सो यहाँ पे जो मेरी एफ डैश की वैल्यू है, आई जस्ट पुट इट इज इक्वल टू म्यू एन डैश, और एन डैश क्या है मेरा दिस। ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एफ डैश की वैल्यू मैंने डाल दी म्यू एन डैश, और एन डैश इज माई म्यू एन एम प्लस एम इंटू जी। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, दिस इज माई एफ डैश, ये एफ डैश हो गया, एफ माइनस एफ डैश माइनस एन, ये दिस वाली इक्वेशन में डाली मैंने, एफ माइनस एफ डैश किया गया इज इक्वल टू एम प्लस एम ए। ठीक है, यहाँ से आई हैव गॉट ओनली वन अननोन, दिस इज माई ए, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, एफ माइनस म्यू इंटू दिस, यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ गई। एंड नाउ आई नो कि यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन शुड बी, दिस एम जी शुड बी लेसर देन और इक्वल टू माई एम इंटू शुड बी म्यू एन। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये है ना, बिकॉज this is stationary, so some static friction, this friction will be static friction. Okay, so this static friction should be lesser than the my limiting friction इस केस में क्या आएगा मेरा n है, तो limiting friction कितना हो गया मेरा, f should be lesser than equal to mu into n। अब f की वैल्यू क्या है, मैंने उठा कर डाली mg should be lesser than equal to mu into n की वैल्यू कितनी है, n क्या है मेरा, यहाँ से ma उठा के डाल दिया ma। ठीक है, सॉरी हाँ, n की वैल्यू ma, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू में डाल दी, और एम जी शुड बी लेसर देन दिस, m से m कैंसिल, सो मेरे पास इक्वेशन आ गई, g शुड बी लेसर देन म्यू ए। ठीक है, सो नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ a, ये जो मैंने a की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर, दिस a की वैल्यू निकाल दी मैंने, g इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ a। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ m को मेरे को वैल्यू दे रखी है m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 3 एंड फोर्स इज इक्वल टू 100। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 100 डाली। ठीक है, म्यू मेरा अननोन है, जी की वैल्यू 10 हो गई, और m प्लस एम 1 और 3 की वैल्यू डाली। सो दिस इज माई क्वेश्चन इन माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ कम, बिकॉज दिस म्यू विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ कम अप 2 म्यू स्क्वायर माइनस 5 म्यू प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो डूइंग दिस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू एज 2 एंड 1/2। ठीक है, सो अगर मैं इसको इक्वेट करके कर रहा हूँ, सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू एज 2 म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू कैन नॉट बी 2 ग्रेटर देन 2, so mu should always be lesser than 1, so that's why I'll accept this value, so my value of mu will be 1/2, right? So that's how we have approached this question. Okay, now we'll see the next question. Next question is again it's a motion of connected bodies. Here also we'll see static friction, how static friction is playing around. So we'll see this question. What this question is asking कि एक inclined plane है which is there on a smooth surface। ठीक है, smooth surface पे है, and this block, यहाँ पे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, और मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं इस पे कितनी फोर्स लगाऊँ कि ये ब्लॉक जो है नीचे ना गिरे। ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी क्या है इस ब्लॉक की, नीचे गिरने की, नॉर्मल टेंडेंसी है नीचे गिरने की इस ब्लॉक की। अब इसको, इस ब्लॉक को कौन रोक रहा होगा, एक फ्रिक्शन रोक रही होगी इस ब्लॉक को, तो फ्रिक्शन विल बी स्टॉपिंग दिस ब्लॉक, और फ्रिक्शन विल बी कमिंग इन, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही होगी, व्हेन दिस, जो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है, दैट इज गोइंग टू बी, बिकॉज दिस एफ इज गोइंग टू प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ दिस एफ इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द स्यूडो फोर्स ऑन दिस, स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, स्यूडो फोर्स आएगी तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दोनों, बिकॉज नाउ एम इज़ गोइंग टू पुश, स्मॉल एम इज़ गोइंग टू पुश मोर टू एम, कैपिटल एम को ज़्यादा पुश करेगा, बिकॉज एक कंपोनेंट और आ जाएगा ना यहाँ पे नॉर्मल का, बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स, वी आर गोइंग टू सी इट हेयर। सो एक, बिकॉज नाउ इट इज़, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू पुश मोर दिस ब्लॉक ना, ये नीचे इंक्लाइन को, सो इसको ज़्यादा पुश करेगा, तो इसके बीच में जो एक्सीलरेशन होगी दैट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, इट्स गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो ये जो फ्रिक्शन होगी, ये फ्रिक्शन इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो जिसकी वजह से देयर इज़ अ चांस कि ये फॉल आउट ना होए। सो मेरे को वो फोर्स निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम के इट विल नॉट फॉल। मिनिमम के लिए मेरा मतलब है कि
मैं इतना कम फोर्स लगाऊंगा कि नाउ जो मेरा इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज़ मतलब मेरा जो ये है इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल डाउन, ठीक है। इतना इसका मास है, इतना इस पर फोर्स नीचे आ रही है, जो इस पर एम जी साइन थीटा आ रही है दैट इज़ हैविंग टेंडेंसी टू फॉल डाउन, वो उसको बस गिरा रही है, ठीक है। फ्रिक्शन जस्ट उसे ऊपर रोक पा रही है तो इसको नीचे गिरा रही है वो, ठीक है। ये इतना एफ़ की फोर्स लग रही है मेरी। दूसरे में मेरा एफ़ इतना ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं कि इसमें टेंडेंसी है इसकी ऊपर जाने की, ठीक है, ऊपर भाग रहा है। सो विल सी कि हाउ वंस वी एनालाइज इट विद इक्वेशंस ना, देन यू विल सी यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इसका मतलब ये है कि मिनिमम मेरी फोर्स वो होगी कि मैं इतना स्लो फोर्स लगाऊँ, सीडो फोर्स कम लगेगी, मेरी सीडो फोर्स कम लगेगी, नॉर्मल कम आएगा, तो इट इज़ स्टिल हैविंग द नॉर्मल कम आएगा तो फ्रिक्शन कम होगा, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, नीचे गिरने की टेंडेंसी है इसकी, नीचे गिरने की टेंडेंसी है, दैट मीन्स इस पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। अगर मैं एफ़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दूँ, एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा उस पर इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा मेरा एक ये वाला, जैसे ये इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगी और इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराने लगे। अगर इस ब्लॉक को जो ऊपर मूव कराएगा वो कंपोनेंट, सो इन दैट केस फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज वी हैव टू सी के डायरेक्शन ऑफ चेंज इन फ्रिक्शन इन एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम, सो दैट द एम विल नॉट स्लिप, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कंसिडर। नाउ विल गो इनटू आवर एनालिसिस करते हैं। सो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं विद द सेम एक्सेलेरेशन ए बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट, सो वी कैन से एज अ सिस्टम दे बोथ आर मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए। सो नाउ एक्सेलेरेशन आ गई मेरी एफ इज इक्वल एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम। नाउ वी एनालाइज द होल मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेज। एफ मिनिमम के लिए हमने क्या देखा, एम की जो है फॉल डाउन नीचे गिरने की टेंडेंसी है दिस डायरेक्शन, ठीक है। और एफ मैक्स में क्या होगी, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो अप इन दिस डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दिस एक स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा, अगर ये कंपोनेंट इज ग्रेटर देन दिस ड्राइविंग फोर्स है तो इसको ऊपर मूव कराने की टेंडेंसी होगी। अगर ये कंपोनेंट इज लेसर देन दिस ड्राइविंग फोर्स है दिस एम जी साइन थीटा, तब ये एम जी साइन थीटा अगर बढ़ा है तो ये इसको नीचे गिराएगा। अगर ये वाला कंपोनेंट बढ़ा गया एम ए कॉस थीटा का तो इसको ऊपर खींचेगा ब्लॉक को। अब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगी, अगर इसकी नीचे आने की है तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगी। दीज टू थिंग्स वी हैव टू कंसिडर इन टू केसेस, वन दिस केस अनदर दिस केस। अब एफ मिनिमम वाला केस लेके चल रहे हैं जिसमें एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा और उसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, इट विल फॉल डाउन, सो फ्रिक्शन मेरी ऊपर आ गई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेरी ऊपर आ गई। एवरीथिंग विल बी सेम यहाँ पे बिकॉज आई एम कंसिडरिंग इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस पे बैठ के मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो एम के ऊपर अगर ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, बिकॉज ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगी एम इंटू ए इस डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट किए एम इंटू ए के इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट करती है मैंने एम ए के सूडो फोर्स के। नाउ इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा इंक्लाइन प्लेन से और इसका एम जी लगा रहा होगा, एम जी के भी मैंने दो कंपोनेंट कर दिया एम जी साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एम जी कॉस थीटा। अब मेरा परपेंडिकुलर this we are considering with respect to this ना, so with respect to non inertial frame of reference, तो ये रेस्ट पे है तो we equate the forces in this direction and in this direction, ठीक है। इसमें करते हैं n इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये मेरा n आ गया। नाउ इस केस में फ्रिक्शन मेरा पीछे लग रहा है बिकॉज वी हैव कंसिडर कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मूव डाउन, एफ मिनिमम वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। सो एफ विल बी, सो वी कैन से एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस बोथ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा एंड एफ, तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई एम जी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा। सो दिस एफ जो ये वाला एफ होगा दैट बिकॉज इट इज मोशन, बिकॉज दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी, सो दिस एफ शुड बी लेसर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यहाँ से मैंने एन की वैल्यू डाल दी, ये हमने बहुत पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर ब्लॉक अगर रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर, तो हम लोग उसके बीच में जो फ्रिक्शन निकालते हैं विद न्यूटन लॉस से जो फ्रिक्शन आती है दैट वी पुट इट इन दिस इनइक्वालिटी कि जो फ्रिक्शन आएगी दैट शुड बी लेसर देन द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन ओनली द ब्लॉक इज स्टेशनरी, ठीक है, लेसर देन और इक्वल टू। सो नाउ दिस एफ जो मेरी न्यूटन सेकेंड लॉ से आई, आई जस्ट पुट इट लेसर देन इक्वल टू माई लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, ठीक है। नाउ एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी, ये वाली एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स एन की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से डाल दी, जिससे मेरा आई जस्ट रीअरेंज ए को मैंने यहाँ से यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे ले आया एंड इसको इस वाले कंपोनेंट को एंड रीअरेंज, तो यहाँ से मेरा ए आ गया, ए शुड बी ग्रेटर देन दिस, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू जी। एक्सेलरेशन इससे बड़ा होगा, सो एक्सेलरेशन इससे बड़ा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दूँ एंड फोर्स मेरा आ जाएगा, एम इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर फोर्स आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन जब मेरा इससे बड़ा होगा देन आई कैन से द ब्लॉक विल बी फॉलिंग डाउन, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है।
दिस इज, अगर मैं इक्वेट कर दूँ उसको, सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट वी हैव टू अप्लाई, ठीक है, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब मैक्सिमम के लिए देखते हैं, मैक्सिमम के लिए इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू गो अप, इसके लिए मैक्सिमम के लिए इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू गो अप, सो दैट मीन्स दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव अप, सो फ्रिक्शन अब इसमें नीचे आ जाएगी। नाउ आई हैव द फ्रिक्शन डाउनवर्ड, सो एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। एफ प्लस एम जी साइन थीटा, एफ को रीअरेंज किया, सो मेरा आ गया एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। नाउ दिस एफ इज लेसर देन माई limiting friction mu into n. I just put the value of f here, it is lesser than this, I rearrange, यहाँ से मेरा acceleration की value आ गई, this is my acceleration should be lesser than this, I put the value of acceleration here and I rearrange, I have got the value of f max my should be this value, okay, as per this acceleration, right? So acceleration यहाँ पे lesser than this, यहाँ पे greater than this, और maximum value will be between this value and this value, okay? So this is what we have been asked to find out this question. Okay, so this is all for our connected bodies motion and the motion of stacked blocks. So this was what was pending, so हम लोगों ने कवर अप कर लिया। now हम मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम। it is analyzing the friction force while walking, ठीक है, we'll analyze this concept now. so हम लोगों ने पहले भी देखा था, friction is, it's like a two double-edged sword, so it helps you also and it resists your relative motion also. so हम जो जितना भी हमारा जो मोशन होता है, we can say walking, driving, swimming, जितना भी मोशन होता है that is all because of friction only. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी हमारे और सरफेस के बीच में, if you started walking in there is no friction, because of no friction you will fall down, so because of friction only you will get a force forward which is helping you in walking. so let us see how it is coming and how friction and the action force and the reaction force is playing around, ठीक है। suppose this is your foot and you just press your foot in this direction, so because you are pressing this foot in this direction, so this is your action, ठीक है, and it is from the ground you are getting a reaction, ठीक है, from the ground you are getting a reaction, this is what you are pushing it when you are started walking, you lift your front part of your leg and you lift it backward, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिलता है एंड यू गेट अ रिएक्शन इन दिस साइड। अब जो यहाँ पे आपने पुश किया इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए मेरे, एक ये कंपोनेंट आ गया और एक ये वाला कंपोनेंट आ गया। ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरा एफ पी कॉस थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट आ गया जो आपने पुश किया उसका साइन थीटा। अब जो आपके और सरफेस के बीच में जो है दैट इज़ अ रफ सरफेस। अगर इस रफ सरफेस पे हमारे को देखनी है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो सकती है इस रफ सरफेस की, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी म्यू एस इंटू एन, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी इस सरफेस की, म्यू एस इंटू एन, सो नाउ दिस इज़ माई मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपकी जो एफ कॉस थीटा है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपकी इट इज़ ग्रेटर देन दिस म्यू एस एन, तो आप स्लिप कर जाओगे, बिकॉज नाउ जो आपने पुश किया इस डायरेक्शन में और आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स का पुश आया है, तो दिस कुड नॉट एबल टू सेव ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसकी, ठीक है, ये इसको बचा नहीं पाएगा, तो आपका पैर पीछे स्लिप हो जाएगा, योर लेग विल बी स्लिप बैकवर्ड, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। और नाउ विल फर्स्ट सी दिस थिंग, सो व्हाट इज़ दिस इज़ माई एफ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वैल्यू डिपेंड करती है इसकी म्यू एस एन पे। नाउ विल सी अ बिट मोर कि म्यू एस और एन, ये जो मेरा एफ कॉस थीटा है, अगर आपको फ्रिक्शन चाहिए इसके बीच में, ये फ्रिक्शन है, अगर आपको मूव फॉरवर्ड पुश करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे जो मेरा फ्रिक्शन आ रहा है बिकॉज यू आर पुशिंग इट एंड दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस वैल्यू इज कमिंग इन एफ कॉस थीटा शुड बी लेसर देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई सो यू विल स्लाइड डाउन, आपका पैर पीछे स्लिप हो जाएगा, अगर ये एफ पी कॉस थीटा आपका म्यू एस एन से ज़्यादा आ गया। अब नाउ हम लोग देखते हैं म्यू एस एन को थोड़ा। म्यू एस एन क्या है मेरा, म्यू एस जो होता है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन माई सरफेस, कि सरफेस कितना आपका रफ़ है। रफ़ का मतलब है अगर आपको मैं आइस पे रख, आई हैव बीन आस्क्ड कि आप और आइस पे चलो, आपका म्यू एस बहुत कम है, म्यू एस कम है, दैट मीन्स आपका बहुत ही कम फोर्स। अब अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश लगाया, अगर आपने एफ पी ज़्यादा कर दिया, ठीक है, सो देन यू विल फॉल डाउन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरा म्यू एस ऑलरेडी बहुत कम है, तो अब मेरे को म्यू एस मेरा सपोज 0.01 है आइस पे, तो मेरे को एन बढ़ाना पड़ेगा,
तभी मेरा इसको कंट्रोल कर पाऊंगा मैं एफ पी कॉस थीटा को जो भी पुश करूँगा। एन बढ़ाने के लिए क्या है मेरा, एन यहाँ पे क्या होता है कि मैं कितना पुश कर रहा हूँ, दिस इज माई एन कंपोनेंट एफ पी साइन थीटा, ठीक है। दिस इज माई के नॉर्मल कंपोनेंट है मेरा, मैं कितना पुश कर रहा हूँ ग्राउंड को। सो दिस इज माई वर्टिकल कंपोनेंट कि मैं कितना हैवीली पुश कर रहा हूँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द थीटा, आप कितने एंगल पे ग्राउंड को पुश कर रहे हैं, आप कितने एंगल पे। सो सपोज अगर आइस वाले सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं तो आपका म्यू एस क्या है, बहुत कम है, म्यू एस कम है। सो नाउ यू हैव टू इंक्रीज द एन so that you could able to walk, otherwise you could not able to walk, you could not able to generate a friction to walk, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आपको क्या है ना कि वर्टिकल स्टेप्स ये एंगल बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एंगल बढ़ाएंगे when this angle is more fp sin theta will be more n अगर ये एंगल बढ़ेगा, सॉरी हाँ, सो ये वाला जो एंगल बढ़ेगा दिस इज एंगल में कि किससे आप अटैक कर रहे हैं, किस एंगल से, ठीक है। ये एंगल बढ़ेगा आपका, सपोज ये एंगल बढ़ा, सो यहाँ पे जो एफ पी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो बढ़ेगा। एफ पी साइन थीटा का कंपोनेंट इज नथिंग बट योर एन ओनली, इट इज़ नथिंग बट योर एन। सो एन बढ़ेगा, म्यू एस कम है, सो यू कुड एबल टू गेट अ मिनिमम लेवल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक लेवल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी विच विल लेट यू फॉल विच विल लेट यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ आइस, इन केस ऑफ आइस। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है ये आपको बताता है कि आपके पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम कितना अवेलेबल है ये आपको बताता है। और ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, सरफेस फैक्टर पे और एक आप कितना पुश किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है आप पुश केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये एन जो है मेरा कि इट इज़ वेरी मच, यू पुट वेरी मच, यू इंक्रीज द एन सो मच दैट यू अप्लाई इट वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सारा लगा देंगे आपके पास हॉरिजॉन्टल में कोई पुश नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में पुश नहीं आएगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। बिकॉज यू नीड दिस एफ कॉस थीटा टू मूव इट फॉरवर्ड, बिकॉज रिएक्शन जो आएगा इसका एफ कॉस थीटा इट इज़ फ्रिक्शन ओनली, ठीक है, इट इज़ द फ्रिक्शन फॉरवर्ड में आएगा। दिस इज ओनली इट इज़ गोइंग टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट। तो एफ कॉस थीटा का भी कुछ कंपोनेंट आना चाहिए। अगर आपका ये, अगर आप थीटा 90 कर दें, बिल्कुल वर्टिकल आप मूव करें, तो आपका एन की वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगी, म्यू एस ऑलरेडी आपके पास है, तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बहुत सारा आ जाएगा कि आप गिरेंगे नहीं, लेकिन मूव फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन दैट केस यू डोंट हैव अ मूव फॉरवर्ड फोर्स, आपके पास रिएक्शन नहीं है एफ पी कॉस थीटा। तो मेरे को ये थीटा ऐसा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि बिकॉज ऑफ माई सरफेस कि मैं ढंग से मूव कर पाऊँ, ठीक है, देन आई कुड एबल टू मूव प्रॉपरली। सपोज इफ अ रनर इज देयर, रनर क्या होता है ना, तो रनर में फर्स्ट थिंग इज दे वियर सम स्पेशल शूज़ पहनते हैं जहाँ पे उसका म्यू एस बढ़ जाता है। म्यू एस मतलब सरफेस और उनके फीट के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, म्यू एस बढ़ गया, नाउ दे पुश द ग्राउंड इन सच अ वे कि जो इनका एफ कॉस, जो इनका नॉर्मल रिएक्शन है वो भी थोड़ा है, बिकॉज दे कैन नॉट रन इन दिस डायरेक्शन। ऐसे नॉर्मल नहीं आ सकता ना, बिल्कुल थीटा कम लेके एकदम भागने लगे, ठीक है, ये अपनी ये नहीं बढ़ा सकते एफ पी कॉस थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में जैसे ये ऐसे पुश नहीं कर सकते। सपोज मेरा लेग ऐसे नहीं आ सकता, मैं अगर रनर है तो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे पुश नहीं कर सकता ग्राउंड को, अगर ऐसे पुश करूँगा तो आई विल बी स्लिप बैकवर्ड, मेरी ये वाली फोर्स बहुत बढ़ जाएगी, ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी। मेरा म्यू एस तो है बट एन घट जाएगा अगर मैं इस डायरेक्शन में पुश करूँगा, बिकॉज एन इज वट दिस एफ पी को साइन थीटा, थीटा मेरा कम हो गया तो एफ पी साइन थीटा कम हो गया, मेरा नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल कम हो गया, मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया, बट यू हैव इंक्रीज योर एफ पी कॉस थीटा, बिकॉज एफ पी कॉस थीटा इज थीटा कम है, तो एफ पी आपने बहुत तेज लगाया, बहुत तेज पुश किया, तो आपका एफ पी कॉस थीटा तो बढ़ गया ये वाला कंपोनेंट, बट आपका ये ओवरऑल कंपोनेंट कम हो गया, तो आप फिर से स्लिप बैकवर्ड हो जाएगा, आपका पीछे से स्लिप हो जाओगे फिर से। तो आपको ये थीटा ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है, बिकॉज आपको इस थीटा की वजह से ही यू विल गेट योर फॉरवर्ड पुश ऑल्सो, you will get your forward push also because of friction, and you will get your normal also कि जो increase in limiting friction भी तभी आता है आपका because of this theta only, so that you have to optimize। तो अगर आप दो केसेस देखें हमने, अगर आप आइस पे चल रहे हैं, आइस पे अगर आप चल रहे हैं तो you just have to walk it very slowly in a vertical steps, बेबी स्टेप के अकॉर्डिंग वेरी स्लोली चलना पड़ता है, एंड यू हैव टू पुट योर लेग लाइक क्वाइट वर्टिकल, ऐसे आप ऐसे लेग नहीं डाल सकते उस पर, ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे एंगल पे नहीं चल सकते, किसी एंगल पे नहीं चल सकते, आपको थोड़ा वर्टिकल चलना पड़ेगा आइस पे, ठीक है, वर्टिकल चलना होता है, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग योर नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे म्यू एस कम है, यू आर इंक्रीजिंग योर नॉर्मल इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग ओवरऑल योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग कर रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तो आपका जो ये पुश फॉरवर्ड आएगा, यहाँ से जो एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा दैट विल नॉट लेट यू स्लाइड बैक, ठीक है, और ये इसको रिएक्शन फोर्स इसको एफ पी कॉस थीटा फॉरवर्ड मिलेगा एंड यू कुड एबल टू वॉक। रनर के केस में क्या है, म्यू एस मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज दे आर रनिंग ऑन अ रफ सरफेस, दे आर वेयरिंग सम गुड शूज, नाउ दे अप्लाई अ नॉर्मल एंड फॉरवर्ड इन दैट एंगल कि उनको नॉर्मल भी ऑप्टिमाइज मिले, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल फ्रिक्शन इन सरफेस के बीच में भी इंक्रीज हो जाए और इनको फॉरवर्ड पुश भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिले,
ठीक है, एफ पी कॉस थीटा जो फॉरवर्ड पुश है इनको वो भी स्ट्रॉन्ग मिले ताकि वो बहुत फास्ट भाग पाए, ठीक है। सो दोनों तरीके से होता है। तो हमने देखा आइस सरफेस पे म्यू एस इज़ वेरी लेस, ठीक है, म्यू एस इज़ वेरी लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ फॉर वॉक यू नीड टू एफ नीड वॉकिंग के लिए हमारे को आपने यहाँ पे पुश किया एंड यू विल गेट अ रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। एंड अगर आपने यहाँ पे पुश किया इसको बैकवर्ड, सो द आप जो रिलेटिवली ग्राउंड के कहाँ पे मूव कर रहे हैं, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन आगे मूव करेगा, ठीक है। सो माई फ्रिक्शन विल बी हेल्पिंग यू इन मूविंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे जो है मेरा फॉर वॉक यू नीड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन चाहिए एंड देयरफॉर नीड हाई वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी कम हो जाएगी ना, यू नीड बिकॉज म्यू एस इज़ वेरी लेस और एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू भी आपने कम लगाई यहाँ पे तो ओवरऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आपकी कम हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो आपका ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा एफ पी कॉस थीटा का, आप पीछे स्लिप कर जाएंगे। सो आपको ये वाला कंपोनेंट, सो दैट्स वाई यू हैव टू इंक्रीज द एन। इंक्रीज एन करने के लिए यू हैव टू मेक थीटा ए। थीटा ए का मतलब यू हैव टू टेक द वर्टिकल स्टेप्स, ठीक है, स्मॉल परपेंडिकुलर स्टेप्स यू हैव टू टेक व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द आइस, ठीक है। सो ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा दैन एफ साइन थीटा दैट इज कमिंग फ्रॉम योर साइड ओनली। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज एज पर द ग्राउंड, म्यू के अकॉर्डिंग, म्यू एस के अकॉर्डिंग यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट, ठीक है। और जितना ज़्यादा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट होगा उतना ही आपको फॉरवर्ड पुश उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जितना पीछे जितना आपको एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा। बट एफ कॉस थीटा इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आप स्लिप कर जाएं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो शुड नॉट बी द केस। बिकॉज एफ कॉस थीटा अगर इतना बढ़ गया, आपने ऐसे बिल्कुल इस डायरेक्शन में पुश करने लगे आप ग्राउंड को, सो आपका नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाएगा ना, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाएगा तो ओवरऑल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। तो एफ कॉस थीटा जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ा लो एफ कॉस थीटा, तो आप पीछे स्लिप कर जाओगे, एफ कॉस थीटा पीछे स्लिप कर जाओगे आप, बिकॉज आपका म्यू एन कम हो गया, ठीक है। So even if you wear the shoes with very high, even the roughness between your shoes and the ground is very high, only increase only when the maximum limiting friction is going to increase. और वो कब है, but you have to utilize it fully, so action should come from your push only, ठीक है। आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा विद दिस अच्छे शूज़ पहनने से, जो रफनेस आ गई आपके ग्राउंड में, बट दैट पुश दैट यू हैव टू पुश इट हेयर ना, दैट पुश इज़ कमिंग फ्रॉम यू ओनली। आपकी जो इंटरनल मस्कुलर एनर्जी होती है, फ्रॉम देयर ओनली विल गेट अ पुश। जब आप इस पर पुश ज़्यादा लगाओगे, वो पुश भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो इतना हाई भी नहीं होना चाहिए और एक सर्टेन एंगल होना चाहिए कंसिडरिंग द ग्राउंड, ठीक है। वो बिल्कुल अगर आइस ग्राउंड है तो थोड़ा वर्टिकल लेके चलेंगे, और अगर हमारा रफनेस ज़्यादा है तो वी कैन इंक्रीज दिस एंगल, ठीक है। अगर रफनेस हमारी ज़्यादा है तो वी कैन इंक्रीज दिस एंगल, बट वो एंगल इतना भी नहीं हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका नॉर्मल कम हो जाए, ठीक है, ओवरऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गई देन दिस एफ पी कॉस थीटा विल बी हाई एंड यू अगेन स्लिप बैकवर्ड, ओके। सो एफ पी कॉस थीटा का मेरा पीछे वाला कंपोनेंट है दैट योर लेग इज हैविंग, सो एंड बिकॉज ऑफ दिस आपकी टेंडेंसी मूव बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड। फ्रिक्शन देखना, आपने यहाँ पे पुश किया इसको अगर ग्राउंड को, तो आपका ये वाला कंपोनेंट है आपको पीछे मूव कराएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस वाला कंपोनेंट वर्टिकल में। तो अगर आप पीछे की साइड टेंडेंसी है मूव करने की तो ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करेगा विद दिस फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा ओनली, दिस एफ पी कॉस थीटा ओनली, ठीक है। बिकॉज देर इज नो स्लाइडिंग हैपनिंग, देर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड ग्राउंड, देर इज नो स्लाइडिंग हैपनिंग, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड सेम this will be equal to this, okay। So that's how there's an analysis of your moving and your frictional force, ठीक है। whenever you are walking you push the ground push कर रहे हैं and from there you get a reaction back, and when you are pushing the ground back एक component along the surface आता है, एक component vertical आता है। along the surface जो है वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो ये बैकवर्ड कंपोनेंट आता है अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप स्लिप कर जाएंगे, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड कंपोनेंट द ग्राउंड इज पुशिंग यू फॉरवर्ड विच इज़ एफ पी कॉस थीटा, दैट इज़ व्हाट द फ्रिक्शन इज, ओके। सो थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है इसमें। सो व्हेनेवर यू आर पुशिंग इट बैक, सो ग्राउंड इज पुशिंग यू फॉरवर्ड, इट इज़ जस्ट द फ्रिक्शन ओनली, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली यू आर गेटिंग पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द लिमिटिंग रिलेटिव मोशन ना, सो आप जब इसको इधर पुश कर रहे होंगे आपका रिलेटिव मोशन इधर होगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, एक इस डायरेक्शन में। सो जब आपने इधर को पुश किया, सो यू आर पुशिंग योरसेल्फ इन दिस डायरेक्शन, तो यू आर पुशिंग द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, तो ग्राउंड आपको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, द ग्राउंड विल पुश यू बैक इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाट योर फ्रिक्शन विच इज मेकिंग यू मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो नाउ we'll see some questions on this to have a better understanding of our frictional force and friction force while walking.
ओके, सो हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक सरफेस है m, ये प्लैंक है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड ऑफ मास m विच इज़ अ स्मूथ सरफेस। ये वाला सरफेस स्मूथ है, ये वाला सरफेस रफ है एंड मैन है, मैन इज़ देयर, सो ही स्टार्टेड वॉकिंग विद सम एक्सेलेशन। ये जो एक्सेलेशन मैन की आ रही होगी बिकॉज मैन इज़ पुशिंग इट बैक। मैन की टेंडेंसी क्या है, मैन इज़ पुशिंग इट बैक। जब मैन वॉक कर रहा है इसको पुश कर रहा है बैक, सो द प्लैंक इज पुशिंग इट फॉरवर्ड, जिसका एक कंपोनेंट आता है इस डायरेक्शन में विच इज़ लाइक फ्रिक्शन, विच इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, सो इट इज़ मूविंग इट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है इसके ऊपर फ्रॉम दिस प्लैंक, इट इज़ फॉरवर्ड। और अनदर वे टू सी दिस के बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, because you are pushing the block back, and the reaction force will be forward on your direction, or forward reaction force will be forward. ठीक है, so now because of friction you are only moving forward with this acceleration. There is no external, आप दोनों के बीच में there is no external thing, only friction is there. There is only internal force which is friction, there is no external force, so because of friction only you are moving forward, and friction की वजह से it will move backward, it will move backward because of friction only. ठीक है, आप पे फॉरवर्ड लगेगा एंड इस पे बैकवर्ड लगेगा बिकॉज यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड इन एक्सेलेशन ए। सो नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एक्सेलेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड द फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, दिस फ्रिक्शन फोर्स वी हैव टू टेल। देयर इज नो स्लाइडिंग हैपनिंग, सो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल नॉट बी म्यू एन, देयर सम अदर फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ विल डू अ FBD ऑन मैन एंड प्लैंक। पहले विल डू इन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, सो विल सिट ऑन द प्लैंक। सो प्लैंक के ऊपर बैठ के, सो FBD ऑफ मैन का बनाया, मैन के ऊपर एक mg लग रहा है। ठीक है, एक फ्रिक्शन लगेगा आगे विच इज़ मूविंग द मैन इन फॉरवर्ड विद a एक्सेलेशन। ठीक है, सो नाउ विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं प्लैंक देखूँ तो प्लैंक बिकॉज द फ्रिक्शन इज़ देयर ऑन फॉरवर्ड बिकॉज मैन इज़ वॉकिंग फॉरवर्ड, सो इसके प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आएगा, प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आएगा विच इज़ एंड द सर्फेस इज स्मूथ, दिस सर्फेस इज स्मूथ, सो विद दिस फ्रिक्शन विल मेक द प्लैंक मूव बैकवर्ड विद सम एक्सेलेरेशन a1 वी विल कंसिडर। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से ये बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, दिस इज मूविंग बैकवर्ड नाउ विद सम एक्सेलेरेशन। सो यहाँ पे क्या है, इसका mg आ गया, ग्राउंड से इट इज़ गेटिंग नॉर्मल, और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ इस पर सूडो फोर्स आ गई, एंड इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जिसकी वजह से इस पर सूडो फोर्स आ गई ma1। ठीक है, यहाँ पे ma1 सूडो फोर्स आ गई। नाउ विल कंसिडर दिस मैन, मैन के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन प्लस दिस सूडो फोर्स, इज मेकिंग इट मूविंग विद ma1। ठीक है, नाउ आई पुट, एंड प्लैंक के ऊपर क्या है, प्लैंक इज ओनली क्रिएटिंग दिस एक्सेलेरेशन, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस ma1, फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma1, दिस ma1। ओके, नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हेयर इन दिस, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी। सो नाउ 2ma1 इज इक्वल टू ma, यहाँ से मेरा a1 की वैल्यू आ गई a/2, सो दिस इज मूविंग विद a/2। ठीक है, प्लैंक विल बी मूविंग हेयर विद a/2। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ मैन। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एक्सेलेरेशन ऑफ men with respect to plank, so I have to find out acceleration of men with respect to ground, so that is nothing but acceleration of man with respect to plank, it is a, and acceleration of plank will be this. Acceleration of plank is, we have calculated here in this direction, or man is moving in this direction, we consider this negative, so minus a/2, which we have calculated here. So now acceleration of man will be with respect to ground, he will be moving here with this, in this direction a/2। ठीक है, और friction force मेरी कितनी आ गई, I just put the value of a1 here, and the friction force will be ma/2, that is my friction force, right? Okay, now we'll see the next question in motion, in this walking only we'll see the next question in walking. Just 10-second break. Okay, so let's start. So we are having in this question, a plank of mass m is placed on a rough horizontal surface and a constant horizontal force F is applied to it. ठीक है, so ये plank है, इसका मास m दे रखा है, and it is kept on a rough horizontal
it is kept on a rough horizontal plane, so there's a friction here and it is having a it is moving with a constant force F, ठीक है, applied on it. A men of mass m run on the plank, so men on the mass m run on the plank, ठीक है. If it's running on the plank in this direction A, so that means के the friction is coming because of this friction only, it is moving in a direction, there is no external force, so it is pushing it back, and because of this pushback it is getting a reaction here, and the component of forward, the component which is coming in this direction, it is a friction, so it is moving here with this friction. Because of friction only it is getting this component, because when it is pushing it back it is action, and because the friction is there it is getting this component equal and opposite in this direction, friction. So because of friction only it is having the acceleration in this direction. So and the man run on the plank means अगर कोई external force नहीं है man की, so there is always a friction in this direction between this, and because of this only man is running with it. Now the coefficient of friction between the plank and the surface is mu, ये mu है. Assume that the man does not slip on the plank, that means there is no slipping between man and the plank here, so static friction is there, this F1 is static. Find the acceleration of men so that the plank does not move on the surface, that means ये जो plank है that is also not moving, this plank is also not moving on the surface, ठीक है. this surface के ऊपर the plank is stationary, that means suppose अब man इस पे इधर a acceleration से भाग रहा है, इस पे मैन पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, सेम फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर बैकवर्ड ऑन द प्लैंक, और दिस सरफेस इज ऑल्सो रफ. अगर दिस एफ इज ग्रेटर देन दिस एफ, अगर ये जो बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन की वजह से जो फोर्स आ रही है, दिस एफ जो है, अगर ये मैन बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इसकी फ्रिक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. फ्रिक्शन वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा होगी तो इस पर पीछे फ्रिक्शन ये ज़्यादा लग रहा होगा, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट आ गया ना. अगर ये F1, दिस F1 इज़ ग्रेटर देन F, ठीक है, तो इस प्लैंक की टेंडेंसी क्या होगी, इधर मूव करने की, ठीक है. अगर ये इधर मूव कर रहा है प्लैंक, तो जो ग्राउंड, जो मेरा ग्राउंड है, दिस ग्राउंड एंड प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ F2. क्लियर. सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. अगर मेरा मैन है, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट इन दिस डायरेक्शन, इसको फास्ट किस तरीके से भाग पाएगा, जब इसको यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन मिल रही होगी, ठीक है. जब इन दोनों के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होगी, अगर फ्रिक्शन कम होगी तो ही कुड नॉट एबल टू एक्सलेट फास्टर. सो इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो फ्रिक्शन की वजह से ही कुड एबल टू मूव वेरी फास्ट. सो आई कैन से कि इफ ए इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन F1, अगर यहाँ पे बहुत हाई फ्रिक्शन है दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग F1 वेरी हाई. सो बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट जो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन आ रही होगी इस डायरेक्शन में, वो भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी. अब नाउ प्लैंक के ऊपर एक फोर्स इधर आ गई है, एक इधर. सो अगर ये F1 इज़ ग्रेटर देन F है, सो नाउ द प्लैंक विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्लैंक के ऊपर एक और जो फ्रिक्शन ग्राउंड से आएगा, इट इज़ F2 इन दिस डायरेक्शन. दूसरा केस देखता हूँ मैं. अगर ए की वैल्यू मेरी बहुत छोटी है, अगर मैन इज़ रनिंग स्लोली, अगर एक्सेलेरेशन कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी. फ्रिक्शन कम होगा तो ये इस पे जो इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा प्लैंक पे, वो भी कम होगा, ये कम होगा. तो आई कैन से F इज इन सेकंड केस F इज ग्रेटर देन F1. नाउ the plank is having the tendency to move in this direction, so the friction F2 will come in this direction for the plank. The friction F2 will come in this direction. So these two cases we have to analyze. Case 1 क्या है मेरा, कि if acceleration is very high because of very high friction between him and plank, ठीक है. Now because this friction only is making him move forward with acceleration A, so F1 is equal to ma in this for the man. अगर हम man की FPD देखें तो this F forward friction is moving with A, और बाकी दोनों forces पे vertical है. From the ground it is getting a normal and it is a mg. So because of F1 is only it is getting a acceleration, so F1 is equal to ma. If frictional force between मैन एंड प्लैंक ये वाला वेरी हाई हो जाए तो इट इज़ ग्रेटर देन एफ. अगर ये ग्रेटर देन एफ हो जाती है, सो द प्लैंक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव बैक. सो प्लैंक की टेंडेंसी हो गई मूव बैक की. नाउ द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है. ये वाली फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी. सो दैट इज़ वन केस. सेकेंड केस में क्या है मेरा, इफ़ ए इज़ वेरी लो सो फ्रिक्शन विल बी लेस. ए इज़ वेरी लो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस बिटवीन देम. फ्रिक्शन कम हो गया, सो आई कैन से दिस F1 इज लेसर देन दिस F, सो F इज ग्रेटर देन. सो मोशन की टेंडेंसी हो गई प्लैंक की इधर, एंड द फ्रिक्शन आ गई प्लैंक पे इधर, ठीक है. सो सेकंड केस में मेरा ये वाला सीन आ गया, ठीक है. नाउ मेरे को देखा प्लैंक इज़ नॉट गोइंग टू मूव, प्लैंक इज़ नॉट मूविंग. सो यहाँ पे भी मेरी जो फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑल्सो स्टैटिक. सो आई कैन से दिस F2 इज लेसर देन इक्वल टू जो इस पे जो नॉर्मल आ रहा होगा, जो एक ग्राउंड से नॉर्मल प्लैंक पे आ रहा होगा. सो इट इज़ दिस नॉर्मल प्लस दिस mg, ठीक है. इसकी वजह से जो यहाँ पे नॉर्मल आ रहा होगा प्लस इसका वेट mg, इस पे जो टोटल नॉर्मल बन रहा होगा
वो वाला नॉर्मल N2 होगा, ठीक है. विल सी इट हेयर दिस N2. सो जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, बिकॉज इट इज सेट प्लैंक विल नॉट मूव, सो ये जो फ्रिक्शन होगा दैट इज ऑल्सो दिस F2 विल बी लेसर देन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट इज वी आर गोइंग टू यूज इट, दैट इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू यूज. Now we'll see the FBD of Menon plank in both the cases. Men का same रहेगा. Men is this a direction, a move कर रहा है, and this acceleration is because of friction F1. F1 आ गया मेरा ma के बराबर. Now N1 आ गया मेरा यहाँ पे, this N1 is equal to mg, ठीक है. ये men का मेरा आ गया. Now friction इसका देखते हैं, because this one plank का देखते हैं in case 1 जब मेरा acceleration बहुत fast है and my this one is F1 is greater than F, so my tendency to move in this direction plank की, so friction force is in this direction, ठीक है. So now my F plus, because ये stationary है, so my F plus F2 is equal to F1. F plus F2 is equal to F1, so F में इधर ले आया तो F minus F is equal to F2 आ गया मेरा, ठीक है. Second क्या आ गया मेरा, this N2 is nothing but equal to mg plus N1. N1 क्या है मेरा mg, so I can write down N2 is equal to m plus mg, ठीक है. ये मेरा N2 के साथ रिलेशन आ गया, ठीक है. नाउ केस 2 देखते हैं. इस केस में फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, बिकॉज द टेंडेंसी टू मूव इज इन दिस डायरेक्शन, F1 इज लेस इन दिस. सो इस केस में आएगा F इजिकल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इजिकल टू F. नाउ F2 यहाँ से कितना आ गया मेरा, F2 इज F माइनस F1 कर दिया मैंने, ठीक है. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ F1 हेयर. F1 इज माई MA, ठीक है. यहाँ पे मैंने MA की वैल्यू डाल दी. Now this F2, because I have done this inequality na, this F2 should be lesser than mu N2. Now I put the value of this is here, F minus MA should be lesser than my N2, ठीक है. सो यहाँ से मेरी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी दिस. सेम वे यहाँ से जो केस 1 से मेरी एक्सेलेरेशन आएगी, दिस इज ऑल्सो F2, F1 माइनस F1 क्या है मेरा, MA माइनस कैपिटल F इज लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. ये जो यहाँ पे सरफेस और ग्राउंड के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे कम होगा दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में. सो यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया लेस देन दिस, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ गया मोर देन दिस, एंड आई हैव गॉट द फाइंड द एक्सेलेरेशन बिटवीन मेन एंड सो दैट प्लैंक, सो द रेंज ऑफ एक्सेलेरेशन हैज कम. एक्सेलेरेशन शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड लेसर देन दिस वैल्यू, देन ओनली द प्लैंक विल नॉट मूव, ठीक है. सो 2 केसेज आ गए बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी विच वी आर हैविंग, के रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी विच इज़ माई F2 मेरी 2 डायरेक्शन में आएंगी, because of how the man is running. If the man is running very fast, he is driving more friction from the ground, यहाँ से फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो बैकवर्ड पे भी इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा प्लैंक पे. अगर वो ज़्यादा लगेगा तो वो F को ओवरकम कर जाएगा और द होल प्लैंक हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन मेरा F2 इधर आ जाएगा. तो नाउ F2 आई एम कैलकुलेटिंग इट विच इज़ लेसर देन माई म्यू N2, and now I put the value of N2 and I've got the calculation of acceleration here. Same way acceleration मैंने दूसरे केस में निकाला जब मेरा man is running very slow, ठीक है. तो दोनों केस में मैंने acceleration निकाला and this is the range which we are having, right? So we'll move on to our next question. I think this is the last question of our lecture. एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं. तो we have seen most of our question flat surface पे भी, inclined surface पे भी. We have seen how the men will be running. So running के लिए अगर कोई external force नहीं है, if the man is running on some plank or something, so it is driving the friction from the plank and because of friction only it is getting the acceleration. Same way here also we'll see in this example. So once we consider ये तीनों example देख लेंगे, so we'll be having a good level of conceptual knowledge in the cases के when the man is walking. Okay. So ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है, मेरे को एक्सेलेरेशन निकालनी है मैक्सिमम व्हेन इट्स रन अप एंड रन डाउन, ठीक है. मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालनी है जब ये ऊपर जाए और नीचे आए. सो जब ये भाग रहा होगा ऊपर, सो जब भी व्हेन समवन इज़ रनिंग और वॉकिंग देयर इज़ नो स्लाइडिंग बिटवीन देम. सरफेस के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होती, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. व्हेन एवर समवन, दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन एवर समवन इज़ वॉकिंग, सो हमने उस केस में भी देखा था, व्हेन एवर समवन इज़ वॉकिंग, सो अगर कोई वॉक कर रहा है, इफ अ पर्सन, if I take this person, if it's walking here, so that means it is making the steps here, so it is like okay, he's not sliding, he's not slipping, so we can say it is always whenever he's taking a step move forward, it is always a static friction between him and ground, ठीक है. static friction between him and ground means कि that friction will always be lesser than the limiting friction, ठीक है. so that thing we have to apply to find out the मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है. कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रहे कि जो इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट स्लाइडिंग, वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू माई दिस वैल्यू, इक्वल टू दिस वैल्यू हो गई. सो दैट इज़ द एक्सट्रीम केस, ठीक है. दैट इज़ द एक्सट्रीम केस.
दैट इज़ द एक्सट्रीम केस वी हैव टू फाइंड, ठीक है, दैट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि कितना तेज़ भागे कि ये स्लाइड ना करे, इसके बीच में हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, और ये नीचे भी अगर भाग के आ रहा है तो ये इतना तेज़ भागे कि नीचे स्लाइड ना कर जाए, इसके बीच में कितना तेज़ भागे कि नीचे स्लाइड ना कर जाए, कि जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी लेसर देन द और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इक्वल टू लेके चलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन ओनली वी कुड एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैक्स, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है हमारे को ऊपर जाने में नीचे जाने में ए मैक्स निकालना है। सो फॉर रनिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द इंक्लाइन शुड बी लेसर देन और इक्वल टू म्यू एन, बिकॉज वी नो कि स्लाइड नहीं कर रहे, प्रॉपर रन कर रहा है, तो इसके लिए इसके बीच में फ्रिक्शन जो होगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एंड इट इज़ लेसर देन माई म्यू एन, ठीक है। और ए मैक्स निकालना है मेरे को, सो आई जस्ट इक्वेट दिस वैल्यू, ठीक है। ए मैक्स का मतलब है कि इससे अगर ज़्यादा बढ़ेगा अगर इस डायरेक्शन में तो पीछे स्लाइड कर जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे स्लाइड कर जाएगा, दैट इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ ए मैक्स वी हैव टू फाइंड आउट इन बोथ द केसेस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एफ पी डी, ठीक है। पहले मेन का एफ पी डी, विल पुट द एफ पी डी ऑफ मेन इन बोथ द केसेस। यहाँ पे लगाया मेन एम जी नीचे आ गया, दो कंपोनेंट एम जी के आ गए अलॉन्ग एम जी कॉस थीटा along the inclined plane mg sin theta vertical to inclined plane mg cos theta, ठीक है। it is moving forward in this direction acceleration, so it is driving the जो because of friction only it is getting this acceleration, so यहाँ पे जो friction होगा मेन के ऊपर फॉरवर्ड होगा एंड इंक्लाइन के ऊपर पीछे होगा, ठीक है। सो मेन के ऊपर फॉरवर्ड एक्सेलेशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली it is moving forward, so this friction is in this direction, in this case acceleration is forward, normal is this, so I can put it down this equation n is equal to mg cos theta or f minus mg sin theta is nothing but equal to ma, f minus mg sin theta is equal to ma, f की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से this, and I put this value of f is equal to this mu n because I need to find out the maximum value of acceleration, so I put the value mu is equal to mg cos theta, so यहाँ से मेरा आ गया mg this equation. Now we consider these two equation, I rearrange, I got the value of a as, इसको मैं इधर ले गया mu cos theta minus साइन थीटा जी, तो इतनी मेरी मैक्सिमम वैल्यू है अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इतनी मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ाएगी तो ही विल स्लिप बैक, इसका लेग पीछे स्लिप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये फ्रिक्शन बिल्कुल अपने मैक्सिमम पे लेके चल रहा है, ठीक है, अपना पूरा का पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा इसने एक्सेलेरेशन बढ़ाएगा तो स्लिप कर जाएगा, तब ये फ्रिक्शन इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हमने देखा था ना पिछले केस में एफ कॉस थीटा अगर बढ़ जाता है तो लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, अब उससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करेगा, पीछे स्लिप कर जाएगा। इस केस में देखते हैं, इस केस में ये नीचे की साइड भाग रहा है, नीचे की साइड भाग रहा है, सो इट इज़ हैविंग अ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन से ये ही इज़ ड्राइविंग द ही इज़ गेटिंग द एक्सेलेरेशन फ्रॉम द फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन इसकी इस डायरेक्शन में आ गई। सो हमने बना दी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, इज एक्सेलेरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का कंपोनेंट, साइन थीटा का कंपोनेंट और इनका यहाँ पे भी विल टेक एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे जो हमारी वो बनेगी एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू, एम ए को रीअरेंज किया, आई जस्ट ब्रिंग एम जी साइन थीटा हियर, एफ को रीअरेंज करके इधर आया, यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया दिस। सो अगर मैं इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन कर दूंगा यहाँ पे, नाउ इफ़ आई पुट द एक्सेलेरेशन मोर देन दिस आई विल फॉल डाउन, ठीक है। सो दीज आर द टू केसेस दैट वी हैव टू कंसिडर। और हमेशा जब भी हम वॉकिंग कर रहे हैं, वी हैव सीन दिस केस कि अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो मेरा जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दिस एफ कॉस थीटा अगर ज़्यादा नहीं है, अगर लिमिटिंग वैल्यू से कम है, सो इट कोड एबल टू गेट द एफ कॉस थीटा, जो रिएक्शन में आएगा इट इज गेट एफ कॉस थीटा। अगर ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई तो ये स्लाइड कर जाएगा, देन इट इज़ गोइंग टू स्लाइड। सो अगर मेरे को प्रॉपरली मूव कराना है विदाउट स्लाइडिंग, देन एफ कॉस थीटा कंपोनेंट शुड बी लेसर देन माई लिमिटिंग कंपोनेंट, ठीक है। सो इसलिए अगर ये और तेज़ भागने की कोशिश करेगा तो ये इससे फ्रिक्शन उतनी ड्राइव नहीं कर पाएगा जो ग्राउंड से, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ड्राइव कर सकता है ग्राउंड से म्यू टाइम सेव्स, तो इसी के अकॉर्डिंग ही वो एक्सेलरेट कर सकता है एक लेवल तक। उससे ज़्यादा अगर इधर की साइड में पुश करेगा और फ्रिक्शन इसको इधर मिलेगा, एफ कॉस थीटा इतना बढ़ जाएगा कि अगर वो म्यू एस एन को कंपनसेट नहीं कर पाएगा तो ये पीछे के साइड में स्लिप हो जाएगा, विल स्लिप इट बैकवर्ड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डू अ क्विक एनालिसिस, हमने आज क्या क्या देखा और उसके बाद विल रैप इट अप, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप, अभी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, विल कवर अप फ्यू मोर केसेस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अभी हमारा कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं, इन फ्रिक्शन हो गया, न्यूटन्स लॉज हमारा फिनिश हो गया, वी हैव कवर्ड अप ऑल द कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाइज वी हैव कवर्ड अप ईच एंड एवरीथिंग। नाउ कुछ एक क्वेश्चंस है
which is just going to build up your concepts only. So we'll try to do those questions in the next 2 lectures. 1 or 2 lectures में हम लोग वो वाले क्वेश्चन कवर अप करेंगे. Those question will be quite selective कि जिसकी जो आपकी जो थ्योरी अभी तक आपने बिल्डअप करी है, दैट इज़ गोइंग टू जस्ट एनहांस योर कंसेप्ट्स ओनली. ठीक है. सो हम लोगों ने आज देखा था फ्रिक्शन. वी हैव स्टडीड इन स्टैक्ड ब्लॉक्स एंड स्टैक्ड ब्लॉक्स, कनेक्टेड बॉडीज, एंड वी हैव एनालाइज द फ्रिक्शन इन वॉकिंग. सो यहाँ पे हमने देखा था, वी हैव सीन कि हमारे दोनों सरफेस रफ हैं एंड वी हैव एनालाइज्ड द स्टैक्ड ब्लॉक टुगेदर. यहाँ पे भी हमने दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लगाई एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन इन बोथ द ब्लॉक्स. हियर ऑल्सो वी हैव बीन आस्क्ड के ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है. वी हैव बीन आस्क्ड दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी. सो वी हैव बीन आस्क्ड के थीटा क्या होगा, किस थीटा पे कि दिस देयर विल बी नॉट बी एनी स्लाइडिंग. हियर वी ऑल्सो स्टडीड द कनेक्टेड बॉडी मोशन. So you have studied with the pseudo force. This example is almost the same as previous example. This is also connected bodies. यहाँ पे हमारे को म्यू निकालना है कि कितना फ्रिक्शन होगा कि this block will be moving along, will be stationary with this mass m when it is pushed with force f. ठीक है. Now next question में भी हमारा ये था कि मैं कितना पुश करूँ इसको. The block will be स्टेशनरी. सो यहाँ पे हमने देखा था कि एफ़ की 2 वैल्यूज़ आती हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम. कि एक जो इसका कंपोनेंट होता है, अगर मैं इसको इस पर बैठ के देखूँ तो एक स्यूडो फोर्स आता है, एक ऊपर जाता है, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा इसका, एक वर्टिकल में आएगा. जो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट होता है, इफ़ इट्स मोर देन माई डाउनवर्ड ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा, तो इसको ऊपर टेंडेंसी मूव करती है. इन दैट केस इट कम्स माई एफ मैक्स. सो सेकेंड केस में मेरा एफ मिनिमम आता है. सो वी हैव सीन द रेंज ऑफ एफ एयर. ठीक है. नेक्स्ट इज माई एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वाइल वॉकिंग. हमने वॉकिंग में देखा कि हम लोग ग्राउंड को पुश करते हैं. ग्राउंड को पुश करने की वजह से वी हैव गॉट अ रिएक्शन बैक एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन वी आर हैविंग दिस द सेम. जितना मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ बैकवर्ड में, उतना ही सेम पुश मेरे को फॉरवर्ड में मिलता है फ्रॉम द ग्राउंड. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम वॉकिंग. एंड ये जो जितना बैकवर्ड पुश मेरे को कर पा रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. ठीक है. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली ये बैकवर्ड पुश कर पा रहा हूँ. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मेरे जो बैकवर्ड पुश है दैट विल बी क्वाइट लेस. तो एफ पी कॉस थीटा बहुत कम हो जाएगा, जिससे मेरे को फॉरवर्ड एक्सेलरेशन बहुत कम मिलेगा. सो फॉरवर्ड पुश कम मिलेगा. तो ये जो बैकवर्ड पुश जो ये फॉरवर्ड जो मैं मूव कर पा रहा हूँ मैं, दैट इज़ बिकॉज कमिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन ओनली. कि जितना मेरा ज़्यादा फ्रिक्शन है सरफेस में, उतना ही मैं इसको इतना ही मैं पुश कर सकता हूँ सरफेस को, और उतना ही मैं ज़्यादा एक्सीलरेट कर सकता हूँ. अगर ये मेरा ग्राउंड के साथ इसका अगर फ्रिक्शन, जिससे मैं कहूँ या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहूँ, कि अगर ये कम हो जाएगा तो मैं ज़्यादा पुश नहीं कर पाऊँगा ग्राउंड को, बैकवर्ड पुश नहीं कर पाऊँगा, उससे पहले ही स्लाइड कर पाऊँगा. अगर मैं ज़्यादा पुश नहीं कर पाया तो मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी कम हो जाएगा. दिस कंपोनेंट विल ऑलवेज बी लेस, बिकॉज मैं फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही पुश कर पाता हूँ अपने आप को. कि अगर मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है तो आई कुड एबल टू पुश अप टू दिस लेवल. अगर मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू 100 है सरफेस के बीच में, आई विल पुश इट मोर सो दैट आई कैन रन ऑन दिस मोर. सो अगर मेरा सरफेस है, अगर एवरीथिंग इज सेम, बोथ द रनर आर सेम, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मेरा सरफेस और रनर के बीच में 10 है, और सेकंड केस में फ्रिक्शन और रनर के बीच में सपोज यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे एनीवेज द रनर विल रन स्लो ओनली. यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ रनर A1 है, यहाँ पे A2 है, तो A1 विल ऑलवेज बी लेसर देन A2. यहाँ पे कम भाग पाएगा, बिकॉज यहाँ से जो इसको जो पुश मिलेगा वो पुश इतना नहीं करा पाएगा. अगर वो ज़्यादा पुश लगाएगा तो पीछे स्लाइड कर जाएगा, आई विल स्लाइड इट बैक. अगर उसने ज़्यादा पुश लगाया तो यहाँ पे रन करने के लिए उसको बहुत लिमिटेड पुश लगाना पड़ेगा, सो दैट ही कुड एबल टू मैच दिस 10 वैल्यू. यहाँ पे क्या है, उसके पास 100 है, सो इट कैन पुश अ लॉट. इट कैन पुश अ लॉट. ये पुश करेगा, सपोज यहाँ पे इसने 90 का पुश किया, 90 का ही इसको यहाँ पे मिला. सो फॉरवर्ड इसका भी सपोज कंपोनेंट आ गया 90 का कुछ, तो दैट 90 का कंपोनेंट इसको यहाँ पे आया. सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स एक्सेलरेशन, इंक्रीजेस A2. और यहाँ पे कितना पुश किया, इफ इट्स पुश 90 विल स्लाइड बैक, बिकॉज 10 इज द लिमिट. सो व्हाट ही कैन डू, ही कैन पुश अप टू 10 ओनली. यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा, 10 को अपोज 10 का रिएक्शन आया, यहाँ पे 10 का ही कंपोनेंट आ गया, 10 cos थीटा. 10 cos थीटा से ये इट विल हैव अ लेसर एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो जितना मेरा ये वैल्यू मेरा फ्रिक्शन के साथ ज़्यादा मैं पुश करा सकता हूँ, उतना ही मेरा फॉरवर्ड पुश मिलेगा. ठीक है. सो वी हैव सीन दिस केस, मल्टीपल केसेस देखे हमने. ये वाला केस देखा कि मैन इज़ रनिंग हेयर विद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किस वजह से आई होगी, बिकॉज मैन इज़ पुशिंग इट फॉरवर्ड एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली इट इज़ गेटिंग दिस एक्सेलरेशन. ठीक है. So we can say this acceleration is because of friction it is getting, and same friction will be on F here. Because of this friction, the surface is smooth. Because of this friction,
this horizontal imbalance force, this plank is going to move in this direction, and we have been asked to find out the relative acceleration or with respect to ground and the friction. In this case we have seen अगर मैन बहुत तेज भाग रहा है तो because of that he is getting it from the friction only, यहाँ से friction की वजह से ही भाग पा रहा है, और same friction it is applying equal and opposite on the plank. अगर ये friction बढ़ जाएगा, force से ज़्यादा हो जाएगा, I can say block will move forward, move in this direction. Friction on the block from the ground will be here. So we have studied this also. Here also we have seen कि man is going up and down. So up and down अगर man move कर रहा है and with some acceleration, so we can say he is not sliding, he is utilizing his maximum potential. So because हमें maximum acceleration निकालना है, so that means कि he is utilizing its value of friction up to the limiting friction, कि जितना इसमें limiting friction है उतना ये utilize कर रहा है उस limiting friction को अपने आप को तेज भगाने के लिए. ठीक है. So that's all for today. We have studied up to this. So जैसा कि हमने कहा कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे. We will see some questions from Erodov. अभी भी हमने कुछ एक क्वेश्चंस कवर अप कर लिए Erodov के भी. So we'll cover up some more question from Erodov and we'll see some question from PYQ which is different in concept that we have not studied. Otherwise अभी तक जो आपने concept पढ़ा है, if you apply it in PYQ, I think you could able to solve it. और अगर कुछ एक कॉन्सेप्ट में अगर इन PYQ कुछ एक कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि दैट आई हैव नॉट पुट इट अक्रॉस, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल पिक अप दैट क्वेश्चन एंड विल सी दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. तो नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर, आई थिंक 2 लेक्चर विल बी देयर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ our questions only. So but those question will be like building up your concepts only. Okay, so this will not be those question will not be repetitive कि हमने जो question करें, those question will have some different concept, so that's why we are going to take it in the next 10 chapters. Okay, so all right for today, so I'll see you in the next lecture. So all right.